नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और हमारे आज के पॉडकास्ट की गेस्ट रही मिस ऋतु, जो कि हार्ट एल्केमिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं। और मैं ना शब्दों में आज की ओपनिंग में बयान नहीं कर पाऊंगी कि कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें आज हुई हैं हम दोनों के बीच में, जो हमने प्रस्तुत की हैं आप सबके लिए। Honestly and truly, and I'm having goosebumps while I'm talking to you and giving this opening, कि इतनी सच्चाई से और इतनी सुंदर बातें हैं ना हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई, और कितने सालों से पता नहीं कितने दर्द, पेन, बैगेज और पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस हम लेकर अपने इस जीवन को काट रहे हैं, मैं ये कहूँगी। लेकिन आज का पॉडकास्ट और आज की जो कन्वर्जेशन है ना, वो आपके लिए एक आई ओपनर है। वो सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड है, वो टनल के एंड में जो एक शाइनिंग लाइट होती है, ये पॉडकास्ट वो है। क्योंकि ऋतु जी ने जो आज हमसे बातें की हैं, दैट कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली एट द लेवल ऑफ फाइनेंसेस, रिलेशन, करियर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, उसको तो आप दूर कर ही लेंगे आज के पॉडकास्ट के बाद। लेकिन इसके अलावा आप सीख जाएंगे कि जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन जीने के सही मायने क्या हैं। अल्टीमेटली आप कैसे उस पर्पस, उस अल्टीमेट को टच कर पाएंगे, उस प्योर ब्लिस, उस हैप्पीनेस में रह पाएंगे। तो दिल से निकले हुए आज के हमारे शब्द हैं, इन्हें ज़रूर सुनिएगा। एंड आई रियली विश कि आप सब इसे एंड तक सुनेंगे। और मैं तो यही कहूँगी, प्लीज़ सुनिएगा। अगर थोड़ा लंबा भी लगे पॉडकास्ट तो कोई बात नहीं, पॉज कर करके, ब्रेक कर करके सुन लीजिएगा 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में। बट डू गो थ्रू दिस कन्वर्जेशन एंड ज़्यादा समय अब नहीं लूँगी आपका, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पॉडकास्ट। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे। ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आप ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। Okay, so I owe everything to the divine. Let's say because of the divine, we all are here. Yes. हम अगर बात करें डिस्कवर योर सेल्फ की, और आप हीलिंग इनर चाइल्ड की भी बात करती हैं, तो मैं इसको थोड़ा एक हमारी डे टू डे लाइफ में अगर पहले लेकर जाऊं, जहाँ पे कोई शख्स है जो कि रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, उससे जूझ रहा है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ कोई इशू है, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन समवन्स लाइफ। क्या आप इन सब प्रॉब्लम्स को, इनर चाइल्ड को ट्रेस बैक करती हैं? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। तो इससे पहले आप बताएं कि आप इनर चाइल्ड को कैसे इसको ट्रेस कर रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को। पहले तो हमें ये समझाइए, व्हाट इज़ इनर चाइल्ड? सो इनर चाइल्ड इज़ जैसे एक बच्चा होता है, अगर आपने देखा होगा कि वो कितना खुश रहता है, छोटा बच्चा। हाँ, हम उसे जो कहते हैं वो ही करना चाहता है। राइट। ठीक है, हम उसे कंट्रोल करते हैं। हम्म। यू नो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, अगर आप वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। बट उसको पता है वहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, उसे हम बता रहे हैं। वी आर कंडीशनिंग दैट चाइल्ड। ठीक है, उसे स्ट्रेंजर मतलब ही नहीं पता। उसने अभी तक अपने घर में अपने ही लोगों को देखा होता है। हाँ। ठीक है, क्योंकि समय खराब है, वक्त अच्छा नहीं है, तो हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। हमने उसके अंदर एक डर क्रिएट करना शुरू कर दिया। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर बच्चे को खाना खिलाते हैं रात को, या बच्चा सो नहीं रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं, बेटा सो जा, भूत आ जाएगा। है ना, वो पुलिस को बुला दूंगी मैं। तो देखा हमने, उस बच्चे को कोई डर नहीं है, बच्चा फ्री ऑफ फियर है। अगर देखा जाए तो बच्चे को कुछ नहीं पता, पर हमने खुद उसको बोल बोल के कंडीशन कर दिया है। हमने उसको कहते हैं ना, लेयर्स डाली हैं रुकावटों की, डर की। अब उसकी सोल जो इन्फिनाइट है, उसे पता ही नहीं है कि डर क्या है। उसे एक ही चीज़ पता है, प्यार। बच्चे को एक ही चीज़ पता है, प्यार, जो उसको माँ से मिलना शुरू होता है और परिवार से मिलना शुरू होता है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता। राइट। बट हमने उसकी ऐसी कंडीशनिंग करी है बचपन से ही। अब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ गया है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उस पर पढ़ाई का प्रेशर, इन्वायरमेंट का प्रेशर, पेरेंट्स की लड़ाई हो रही है तो उसका प्रेशर, फैमिली में मैनिपुलेशन चल रही है, झूठ चल रहा है, वो भी देख रहा है। जो बच्चा वो देख रहा है, सारी कंडीशनिंग कहाँ से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फैमिलीज। और वहाँ से इन्वायरमेंटल जो सर्कमस्टांसेस हैं, उससे बच्चे का जो कंडीशनिंग हुआ है वो रुक गया है। जो वो करना चाहता था, जो वो सोचता था, जैसे वो रहना चाहता था, वहाँ पे ब्लॉकेजेस।
सब ब्लॉक हो गया उसका। शायद उसकी जो करने की चीज़ें बहुत होंगी, बट अभी वो जो करना चाहता भी होगा, क्योंकि उसको लगा कि, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, तो एग्जाम्पल है मेरे आसपास का ही, अगर किसी के फादर आईएएस बनना चाहते थे, ठीक है, माँ बाप ने बोला कि पापा आईएएस बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, ठीक है। अब बच्चे के अंदर क्या आ गया कि मेरे पापा नहीं बन पाए, मैं बन के दिखाऊंगा, ठीक है। क्या वो उसका खुद का थॉट है? आई एम श्योर नॉट। वो उसको थॉट कहाँ से आया? क्योंकि उसके पापा बनना चाहते थे, उसकी मम्मी इस चीज़ से खुश होंगी, उसके पेरेंट्स उस चीज़ से खुश होंगे, लेट मी परसू दैट। बट हो सकता है कि वो पेंटर बनना चाहता हो, बट उसने उसको रिप्लेस कर दिया किसी और की ख्वाहिशों से। या कई बार ये होता है कि फैमिली प्रेशर होता है, बेटा इंजीनियर ही बनना है बड़े होकर, आप देख लो, बच्चे से पूछा ही नहीं उसे करना क्या है। एग्जैक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रजिस्ट कर रहे हैं किसी के सोल को ना, हम उसको जो करना वो चाहता है उसे रोक दे रहे हैं। तो अगर किसी ने घर में कोई बुरा रिलेशन देखा या कोई बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरा, तो वो ही उसके इनर चाइल्ड को हर्ट करता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टोटल, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उसी पे इम्पैक्ट कर रहा है, सब कुछ। अगर कोई बच्चा मान लीजिए रिलेशनशिप अपने घर में अच्छे नहीं देख रहा पेरेंट्स के, ठीक है, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि आजकल इंफॉर्मेशन बहुत है मार्केट में, लाइक यू हैव सेड की, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पीसफुली भी रह रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने कि चलो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। बट कहाँ पे, जहाँ पे रिएक्शंस और रिएक्शंस ही रिएक्शंस है, घरों में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा? मैं कभी शादी नहीं करूँगा, यू अंडरस्टैंड। जहाँ पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसने अच्छा रिलेशनशिप देखा ही नहीं है, नाउ ही इज़ व्हाट, वो डर रहा है रिलेशनशिप। तो किसी के लाइफ में करियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि उसने कहीं रजिस्टर कर ली हैं पहले अपनी लाइफ में। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपके सोसाइटल और फैमिली कंडीशंस हैं जो कि बचपन में आपको कंडीशन कर सकती हैं, या आपके सबकॉन्शियस को, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है। जैसे आपने अभी एक आईएएस वाला एग्जाम्पल दिया कि फादर नहीं बन पाए तो बच्चे को लगता है मैं करके दिखाऊं, क्या हम इन प्रॉब्लम्स को और पीछे जनरेशनल भी देखते हैं? क्या वो डीएनए में भी आ रही होती हैं? मतलब फॉर एग्जांपल 1990 में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका बर्थ तो 1990 का है, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि उसकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फोर फादर्स हैं, वहाँ पे लीनिएज में कोई प्रॉब्लम थी जो उसके डीएनए में भी कैरी हुई, और वो भी हो सकता है ब्लॉक? ऑफ कोर्स वी आर कैरिंग एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आल्सो, सब एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हैं, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन। जो आप हम आज हैं, लाइक आप, एक किताब है बहुत ही खूबसूरत, इट डिडंट स्टार्ट विद यू। आप खुद के अकेले के पैकेज नहीं है, यूर कॉम्बिनेशन ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड योर पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो मैं ऋतु हूँ, मैं ऋतु नहीं हूँ, आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर डेस्टिनी। हम कॉम्बिनेशन। I had just had goosebumps when you talked about ancestors. I don't know why. कि आपने बोला कि हम जो आज हैं वो हम नहीं हैं खुद के बल पर, कह सकते हैं, बट एक्चुअली इट्स you are your ancestors. In fact, I was reading these beautiful lines somewhere. The book is How to Connect, and it says कि आप जो हो अभी at present, you are also your ancestors and you are also the future generations yet to manifest. आप में ही है सब कुछ। सो लाइक वी से ना, पैटर्न ब्रेक करो, पैटर्न ब्रेक करो। जो मैं लेके आई हूँ, मान लीजिए मेरी लीनेज में फियर बहुत है, हाँ, लैक बहुत है मनी को लेके, जैसे पैसे हैं पर खर्च करना नहीं चाहते, फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, पैसे तो हैं बट खर्च नहीं करना चाहते। इट इज़ कमिंग फ्रॉम मे बी फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड देन ग्रैंड पेरेंट्स, देन माई फादर, और फिर मेरे तक आया। अब मान लीजिए मेरे तक आ गया, बट आई हैव अवेयरनेस अबाउट इट कि यार ये सही तो नहीं है, पैसे तो हैं पर मुझे खर्च करने में डर क्यों लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस अवेयरनेस कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरे पापा की थी, मेरे दादा की भी थी, पर मेरे में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, सो आई विल सीक हेल्प। और यार मे बी आई विल इंट्रोस्पेक्ट कि यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मान लो मैं एज अ पेरेंट, मेरा बच्चा मुझसे कुछ हेल्प मांगे या मुझे बोले कि मुझे लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर एंड आई हैव मनी, बट आई विल बी लाइक बेटा पैसा बचा के चलते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं लग रहा। बट ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरे थॉट्स नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ। उससे शुरू से देखा, या फिर जैसे आपने बताया कि पहले के आपकी जनरेशन्स में पैटर्न रहा और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। बिल्कुल। तो वो बच्चा भी, अगर मैंने ये जान लिया कि यार ये चीज़ ना मुझे यहाँ ख़त्म करनी है, आई वॉन्ट टू इन्जॉय मनी। अच्छा, आई वोंट वांट दैट वी स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, बट येट आई फील कि हमें इसको ज़रूर टच करना चाहिए, बिकॉज देयर बी मैनी व्यूअर्स आउट देयर
जो कि इसको लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, साइंटिफिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो ये पूछेंगे कि क्या प्रमाण है आपके पास, व्हाट एविडेंस यू हैव दैट वी कैन ट्रेस बैक आवर प्रॉब्लम्स टू अ पास्ट, बी इट योर चाइल्डहुड और बी इट योर एंसेस्टर्स और एनीवेयर। सो प्रमाण की अगर बात करें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जानना कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम भी है, दे जस्ट लिव लाइफ लाइक दैट, क्योंकि इतना जनरलाइज हो जाता है ना। हाँ मतलब ठीक है, ऐसा ही होता है। स्टेटमेंट ना दैट इट इज हार्ड टू अर्न मनी, कितना जनरलाइज लाइन है ये, एंड इट इज एवरीवेयर, पीपल हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट, बट इट इज नॉट हार्ड, इट इज नॉट हार्ड। क्योंकि मुझे मालूम था, लाइक माई फादर हैज सीन प्रॉब्लम्स इन हिज फाइनेंशियल लाइफ, द फैमिली डिस्प्यूट्स, एंड द मोमेंट ही वाज रिकवरिंग ही सेड कि वापस इतना कुछ खो चुका हूँ, वापस अचीव करना, अच्छा थोड़ा बहुत अचीव कर भी लिया, नाउ ही इज़ नॉट एबल टू स्पेंड मनी, क्योंकि इतना खो दिया, वापस आया तो अब उनको लगता है कि ध्यान से चलना है मुझे, अब ठीक बात मुझसे है, गलतियाँ हो गई हैं। हाँ। बट मैं बोलती हूँ कि अब उनको ये भी सोचना चाहिए, अगर मेरे 10-20 साल बचे हैं, जो आया मैं इसको एंजॉय कर लूँ, यू नेवर नो कल को क्या हो जाए, मैं तो ऑलरेडी 40-50 साल इसमें बर्बाद कर दिए। तो आई वुड से ये भी तो एक तरह का पहलू है ना, कि मैं अब बचा के क्या चलूँ। तो फिर अगर हम यू नो फॉर द सेक ऑफ द व्यूअर्स इसको लॉजिकली जस्टिफाई, आई वोंट से जस्टिफाई, बट यू नो इफ यू गिव दैट क्लैरिटी कि हाँ आपकी आज की प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रेस बैक टू योर चाइल्डहुड और टू योर पास्ट एंड कैन बी हील्ड, इसको हम कैसे लॉजिकली, साइंटिफिकली और विच एवर वे जस्टिफाई करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो, हाँ, जो हाँ, इशू बोलेंगे हाँ, या चैलेंज बोलेंगे, right. आप फेस तो कर ही रहे हो ना। हाँ. तो सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करना कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेप्टेंस कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान नहीं रहे हो तो फिर उसका कोई प्रमाण या उसका कोई जस्टिफिकेशन या उसका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, राइट। अगर कोई इंसान ठीक है, उसे प्रॉब्लम लग ही नहीं रही, मे बी वो उस पॉडकास्ट को रिलेट ही ना कर पा रहा हो इस चीज से, यार ये भी कौन सी बात होती है, ये क्या बातें कर रहे हैं, हाँ, right. यू नो। Yeah. बट मान लो मुझे दिख रहा है कि यार मेरे लीनियज में ये प्रॉब्लम था, मेरे फादर के साथ था, बट आई डोंट वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड। नंबर वन, एक्नॉलेज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली से आ रहा है, देन आई वुड से आई विल सीक हेल्प, I will go to someone who helps in, like people come to us कि यार बताओ हमें क्या करना चाहिए, maybe they get to know कि we are the ones who, because you have to change your nervous system towards money, towards relationship. So nervous system is like आपका एक पैटर्न बन चुका है जो लीनियर से चलता आ रहा है, अब उसे ब्रेक कैसे करें? जब आप नर्वस सिस्टम कह रही हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड? Yes, everything is subconscious. तो फिर वो ऑलरेडी इट्स हेंस प्रूव ना, साइकोलॉजिस्ट डू टॉक अबाउट Everything is connected. Spiritual science, quantum physics, everything is connected. कुछ भी अलग नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो we talk about oneness ना। हाँ। तो oneness क्या है? हर चीज रुकती कहाँ पर आकर है? एक ही जगह पे आके। Healing. You know, you become your authentic self. You become you, जो आप हो। तो हमने प्रॉब्लम एक्सेप्ट की। फिर उसके बाद अब आप जाएंगे या तो चैट जीपीटी करेंगे, आप या किसी हीलर पे जाएंगे कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ। अच्छा ठीक है, तो कोई ऋतु जी के पास आया कि वो ऐसा क्यों है, ओके, द प्रॉब्लम शुड बी कोई आप एग्जांपल लीजिए रिलेशनशिप का, मैं बता सकती हूँ। ठीक है। सो एग्जांपल, अ पर्सन इज कमिंग टू मी कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले उसे पूछा जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक यू नो हम हिस्ट्री पूछते हैं, यू नो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, या दोनों की हिस्ट्री पूछी जाएगी ऑफ कोर्स। अब एक साइड की स्टोरी मेनली, अब एक साथ दो क्लाइंट्स तो आते नहीं है कि हस्बैंड वाइफ साथ आ रहे हैं, मेनली वाइफ आती है। सो वी उनके बिहेवियरल इश्यूज से और उनके जो पैटर्न चलते आ रहे हैं या रोज़मर्रा की जो उनकी इश्यूज आ ही रहे हैं, उनके मुद्दे पे जाके, मतलब इट्स लाइक हाउ कैन आई से, ये क्लाइंट के आने के बाद ही पता चलता है कि उसको ज़रूरत कहाँ पर है। सो बेसिकली वो जो भी इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन में है, उसने अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, अगर किसी हीलर के पास है, राइट, सो आप उसकी ट्रेस बैक करोगे हिस्ट्री, दैट वेयर इट कुड बी कमिंग फ्रॉम। एग्जैक्टली। जैसे आप पेट का अगर दर्द है तो पेट में किडनी भी है, लिवर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पेट में दर्द कहाँ हो रहा है? अब रिलेशनशिप इशू तो है, बट रिलेशनशिप इशू आ कहाँ से रहे हैं? रूट कॉज क्या है? क्या उस रिलेशनशिप में साथ रहने की ज़रूरत है या अलग होने की ज़रूरत है? ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि उस पर काम करने की आवश्यकता है कि नहीं है। कैसे? ऑफ कोर्स, अगर आपको स्कोप तो दिखता है ना। हाँ। एग्जाम्पल, अब कोई मेरे पास आया कि मुझे इस लेवल की बीमारी है और सबने मना कर दिया, डॉक्टर्स ने, कि अब ये ठीक नहीं हो सकता,
पर ज़रूरी तो नहीं है कि किसी को एक ऐसे आप डॉक्टर पे जाएं कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, एक होप तो होती है ना। सो वो होप हम देते हैं कि ट्राई करते हैं। आई वुड नॉट से कि 100% चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट लेट्स ट्राई। वो जब ट्राई नहीं होगा देन यू कैन जस्ट अपने रास्ते आप अलग नाप लें। तो हम लोग सिर्फ क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं वहाँ तक जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ तक वो खेल खेल सकते हैं। तो हाउ वुड यू कम टू अ कंक्लूजन कि अगर एक कोई इंसान आया जो रिलेशनशिप से स्ट्रगल कर रहा है, और अगर आप उनके पैटर्न्स ट्रेस बैक करें तो मोस्ट लाइकली दोनों के ही हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही हैं रिलेशनशिप में, तो दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। मे बी दे डोंट रियलाइज दैट द अदर इज सफरिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सफ़र कर रहे होंगे। तो आप इस कंक्लूजन पर कैसे आएंगे? आई मीन आई नो इट मे साउंड वेरी ट्रिवियल टू यू आस्किंग व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स, उसके दिमाग में ना अभी यही सवाल आ रहा होगा कि मैम फिर कैसे इस कंक्लूजन पर आएंगी कि इसको चांस दिया जाए और मे बी ट्राई इट दिस वे। इच्छा शक्ति, विलिंगनेस। अगर अच्छा। मान लीजिए किसी इंसान में ये है कि उसको सामने वाले इंसान में कुछ अच्छाई भी नज़र आ रही है और वो बुराई भी नज़र आ रही है, बट उस अच्छाई जो है हम उसे बोलें कि तुम रहना चाहती हो या रहना चाहते हो साथ में, दैट विलिंगनेस शोज़ कि वो इंसान काम करना चाहता है अपने पे। सो वी विल हेल्प देम विद आवर टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड ऑफ कोर्स द काउंसलिंग वर्क गोज़ ऑन। उसके मुताबिक अगर हम वो चलते हैं क्लाइंट्स इच्छा शक्ति से, तो चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं। और मान लीजिए सामने वाली पार्टी की अगर बात करते हैं कि ये हमारे पास तो एक ही जना आ रहा है एक टाइम पे, बट देयर विल बी चांसेस जहाँ पे दोनों भी साथ आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी, अभी तक थोड़ा मेरे अभी जब तक 3 साल की या 4 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें अभी तक 2 लोग साथ में, सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। हाँ, they wanted to work on their relations. That was so nice, so wonderful of them, and they worked also. But mostly मेरे पास जो आती हैं फीमेल्स आती हैं और अकेले ही आएंगी। So then how are they going to work the husband part? उनके हिस्से का काम कैसे किया जाएगा? So एक बड़ी सुंदर कहावत है, once you change, people change around you. Once you accept people, you also start accepting people around you. तो एक जना शुरुआत तो करे। अभी तक तो दोनों में कोई शुरुआत नहीं किया था, पर अगर एक जना भी अपनी एनर्जी अपने ऊपर काम करना शुरू करता है तो दूसरा इवेंचुअली चेंज होना शुरू हो ही जाता है। और बेसिकली वो जो शख्स आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया होगा, आप उसको उसके चाइल्डहुड इनर चाइल्ड को बेसिकली हील करेंगे कि बेसिकली वो रूट कॉज कहाँ से ये पैटर्न आया है ऑफ नॉट अ गुड रिलेशन। जैसे एग्जांपल फियर ऑफ रिजेक्शन है। अब दे फील रिजेक्टेड इन रिलेशनशिप मोस्टली। कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी जो अपने आप को वर्थ ही नहीं मानती प्यार की, कि दे फील दैट दे आर ऑलवेज दे फेल्ट रिजेक्टेड इन आर रिलेशनशिप। और अबैंडनमेंट इशूज, जैसे किसी को अपने फादर का प्यार नहीं मिला एग्जांपल बचपन में, एंड देन शी इज़ लुकिंग फॉर वैलिडेशन एवरीवेयर कि कोई भी लड़का मिल रहा है या कोई भी स्पाउस या पार्टनर, दे आर ओनली लुकिंग कि वो मुझे अप्रूव करे। अंदर नहीं उनको पता चल रहा कि दे आर ऑलरेडी इनफ फॉर सेल्फ वर्थी, बट उनको बाहर से ही अप्रूवल चाहिए। तो ये सारा कुछ इनर चाइल्ड का ही खेल है। तो अगर बचपन में वो प्यार नहीं मिला तो वो बाहर भी आपको ऐसे ही पार्टनर मिल रहे होंगे जहाँ आपको वो प्यार नहीं मिलेगा, वो पैटर्न बना रहेगा। यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। कैसे ब्रेक होगा? ऑफ कोर्स उसके लिए हम जैसे लोग हेल्प करते हैं। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस। सो दे हैव टू कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड। ओके। जहाँ पे उन्होंने खुद को खोया था, जहाँ पे वो खुद को किसी के प्यार को चाह रहे थे। सो द सेम अप्लाइज फॉर अ हेल्थ प्रॉब्लम, एवरीवेयर, अ मेंटल प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज हियर, और अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये सारी जो भी एक कॉमन प्रॉब्लम्स हम बात कर रहे हैं, दे ऑल कैन बी, मतलब उनके पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं इफ दे कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड। यस यस। आई वाज गोइंग थ्रू सम रीडिंग्स एंड दे से कि जो आपकी इनर चाइल्ड मेमोरीज हैं उसको हील करने के लिए यू कैन डू प्लेफुल एक्टिविटीज, लेटर राइटिंग, सम मेमोरी वर्क, सम गाइडेड विजुअलाइजेशन and some creative expression like through the way of art or any kind of creativity that you like activity, उसके थ्रू भी आपके इनर चाइल्ड को आप हील कर सकते हैं। हाँ, बचपन Would you like to throw light on that? Yes. जैसे बचपन में अगर आपको याद होगा, हमें पेंटिंग क्लासेस भेजा जाता था। पेंटिंग हो गया, कलर, वाई कभी स्कूल में ऐसा हुआ किसी स्कूल में कलरिंग नहीं है? नहीं, सब में आर्ट क्लासेस होती हैं। आर्ट क्यों? बिकॉज आर्ट इज अ क्रिएटिव एनर्जी। डांस, म्यूजिक, वाई? बिकॉज वो हमें हमारे खुद के रूट से कनेक्ट करता है, हमारी खुद की एनर्जी से कनेक्ट करता है। वी फील कनेक्टेड टू आवर ओन सेल्फ। हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो हमें हमारा पैशन हो या जो हमें अच्छी लगती हो, शायद हम उसे भूल भी गए हो करना, तो बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग ना, सोसाइटी। एग्जाम्पल, मुझे गाना गाना बहुत पसंद था। आई यूज टू डांस ऑल्सो, पर कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग,
एंड मेरे फादर को पसंद नहीं था कि मैं गाना गाऊं, एग्जाम्पल की, अरे तुम्हें तो पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, कुछ प्रूव करना है। अब वो पार्ट तो मेरा छुप के रह गया, डांस और म्यूजिक का खत्म हो गया, बिकॉज मुझे वो मिला ही नहीं, बट वो अंदर था ना मेरे, इट्स स्टिल देयर। सो बेसिकली कोई भी ऐसी प्लेफुल क्रिएटिव एक्टिविटी या फिर जर्नलिंग, राइटिंग, दीज कैन बी द टूल्स टू हील द वन ऑफ द टूल्स, वन ऑफ द टूल्स। हाँ ये, बट यू हैव टू कनेक्ट, you know, through meditations we have Guided meditation. guided inner child healing, and you have to connect with the inner child, what your inner child, your child, आपको क्या करना पसंद था बचपन में, वापस जाना है आपको अपने बचपन में। और आपने मान लीजिए, हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को एक टाइम पे आके कि यार इनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, हमने रोक दिया या रुक गए, यही करते हैं ना बड़े होके, यू नो, मैं ये करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे, उनका एटमॉस्फेयर, उनकी कंडीशनिंग भी ऐसी थी जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करी, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, ये सो वी विल बी एबल टू फॉरगिव देम द मोमेंट वी स्टार्ट फॉरगिविंग आवर पेरेंट्स। यू नो, उन्होंने जो किया वो अपने मुताबिक किया, वो हमें कंट्रोल करना नहीं चाह रहे थे, वो कंट्रोलर बने, वो उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग भी ऐसी थी ना उनके इनर चाइल्ड में। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड वहाँ पर जाके हमें उन्हें माफ़ करना है। एंड वी, लाइक यू नो, वो जीसस की कहावत है ना, दैट यू हैव टू बिकम चाइल्ड लाइक टू बिकम गॉड। सो बच्चा क्या है, भगवान ही तो है। एंड जब हम डांस करते हैं, रिमेंबर दैट जब हम डांस कर रहे होते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। यू नो, अभी देखा हुआ आपने, बहुत भजन क्लबिंग चल रही है, चैंटिंग चल रही है, इस्कॉन में अगर आप जाते हो तो लोग बैठे होते हैं कुर्सी पे या नीचे, द मोमेंट वो चैंटिंग शुरू होती है, वो भजन शुरू होता है, पीपल स्टार्ट डांसिंग। और या कुछ लोग ना क्या कर रहे होंगे कि अंदर तो चल रहा है, दिमाग में डांस चल रहा है, पर कर नहीं पा रहे हैं, तो रोक रहे हैं। तो वो ही है, दैट इज इनर चाइल्ड की become childlike. So basically what I understand that if someone is going to the healer, तो उसके लिए guided meditation could be one of the tools जहाँ पे mentor guide कर रहा होगा उसको, और अपनी जो बचपन की आपकी जितनी भी आपने छोड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ दोबारा कनेक्ट करना और फिर से उनके साथ काम करना जो आपको अच्छा लगता था, पर विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी, कि देखो जो हो गया वो हो गया, माई टाइम इज़ नाउ, मुझे समझ आ गई, मेरी समय आ गया और मुझे अवेयरनेस आ गई, तो I think now I can change everything around me. So basically 2 things I can understand when you're healing the inner child, that connecting back with yourself and forgiveness to people who you feel have wronged you, या जिनकी वजह से आप कहते हैं इसकी वजह से ये हुआ, आप उसको forgiveness ज़रूरी क्यों है? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। फॉरगिवनेस इज़ एवरीवेयर। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी इसलिए है, एग्जाम्पल, so I have a small incident in my childhood. तो I used to go to my school with my friends in a bicycle पे, स्कूल जा रहे हैं और मेरे साथ में एक लड़की जाती है किसी और स्कूल की, तो गलती से उसकी साइकिल मेरे साइकिल पे आ जाती है, उसे चोट नहीं लगती पर मुझे बहुत चोट लग जाती है। तो ठीक है, मैं 15 दिन स्कूल नहीं जा पाई बिकॉज बहुत सारे ब्रूसेस और बहुत सारा पेन आई वॉज कैरिंग। जब मुझे पेन था ना तो मैंने ये बोला अपनी मदर को कि उसने ना मुझे सॉरी नहीं बोला, वो ना उठ के चली गई। सो आई वॉज कैरिंग दैट पेन इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज इन ग्रेड 6 और 7 दैट टाइम। तो मैं अपनी मम्मी को थी, अगर मुझे वो सॉरी बोल देगी ना तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी। अच्छा। एंड आई रियलाइज्ड कि यार सॉरी में कितनी ताकत है। मतलब मैं 15-20 दिन, अच्छा फिर जब मैं वापस स्कूल गई, जब मैं ठीक हुई तो आई सॉ दैट गर्ल एंड स्टिल शी डिडंट से सॉरी, बट आई वॉज कैरिंग दैट पेन इनसाइड मी। सोचो 15-20 दिन तक मैं चोट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ बट मैं ध्यान दे रही हूँ, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, शी मेड अ मिस्टेक। बट अगर मैं उसको अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी समझ होती उस टाइम पे, मैं उठ जाती और मैं माफ़ कर देती उस टाइम पे उसको कि यार ठीक है, उसने भी तो गलती से, क्या गिरी तो वो भी थी, बट वो लगा उसको इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे ऊपर गिरी थी, बट क्या उसने मुझे जानबूझ के मारा होगा? हो सकता है कि उससे गलती हो गई हो, बट मैंने क्या सोचा, उसने मुझे सॉरी नहीं बोली, मैं रूट कॉज पे गई नहीं। ऑफ कोर्स वो मुझे मारना थोड़ा ना चाह रही थी। तो पर उस फॉरगिवनेस से ये जो अंडरस्टैंडिंग है नंबर 1 आप में कि उसने जान के नहीं किया, और दूसरा जो आप उसे फॉरगिव कर देते, उससे आपका भला कैसे होता? लाइटर फील होता मुझे, जो मुझे 15 दिन तक नहीं हुआ। I was carrying that, it feels so heavy. So why I'm asking this question is that so that people can understand that why forgiveness is important for the people for the person who's forgiving and not the person who you are forgiving. मतलब आपने जिसको माफ किया, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, आप अपना भला ही कर रहे हैं किसी को forgive करके। How? मतलब अगर मैं वो इमोशन कैरी करूँ, उसने ऐसा किया था इसके साथ और इसलिए ये हो गया,
तो वो इमोशन जो है, जो रिजेंटमेंट है, वो जो एक ग्रज है, वो आपको हार्म कैसे कर सकता है अगर आपने फॉरगिव नहीं आई किया? थिंक आप अपनी सोल को बहुत श्रिंक कर देते हो। अब देखो ना, अगर मेरे पास सोचने की, मेरे पास और काम करने की बहुत क्षमता है और बहुत चीज़ें मैं कर सकती हूँ, पर अगर मैंने वो इतने बैगेज, मेरे को हो सकता है कि एक जन ने नहीं दुख दिया, बहुत मल्टीपल लोग हाँ, होंगे, मैंने एक का पत्थर रखा है पहले, फिर दूसरे का भी रखा, तीसरे का भी रखा, आई थिंक ये एक पाइल बन गया है। ओके। ठीक है, अब मेरे हार्ट पे कितना ज़्यादा लोड हाँ, है ना, अब मैं एक्सपैंड ही नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ और करना भी चाहूँ, अब उस रीज़न की वजह से हो सकता है मेरी और चीज़ें भी इम्पैक्ट हो रही हैं आसपास की। जैसे कि अब इतनी हैवीनेस में हूँ, मेरा मूड तो ख़राब ही रहेगा मोस्टली व्हेन आई लुक एट देम और थिंक अबाउट देम। हो सकता है जो मेरे सामने इंसान है वो उस चीज़ से रिलेटेड भी नहीं है, बट मुझे तुरंत उनकी एक मेमोरी आती है एंड आई फील रेज आता है मेरे अंदर, या भारीपन लगता है, एंड आई एम नाउ स्क्रीमिंग ऑन द पर्सन जिसने मेरा कुछ किया ही नहीं है। तो उसके साथ आपका रिलेशन खराब। बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैवी। अब एक इंसान मान लीजिए इतना भरा हुआ है, वो सामने वाले को भी क्या ही देगा। अब मैं इतनी लाइट हूँ अगर, तो मैं सामने वाले को लाइट तो दे रही हूँ। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो पेंट अप एक्सपीरियंसेस हैं वेयर यू वर रॉन्ग्ड, अगर उनको हम मन में ही रखेंगे तो इवेंचुअली एक बैगेज बनेगा तो आप जैसे, ढोएं बैगेज वो फिर अपने साथ, और वो बैगेज से आपके रिलेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ सब इफेक्ट हो सकता है। एवरीथिंग अनफॉरगिवनेस अगर आपके अंदर है, से आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। आई वाज कैरिंग लॉट ऑफ अनफॉरगिवनेस। मैं इसलिए ये कह पा रही हूँ तेजस्वी, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ हुई है। आई वाज कैरिंग लॉट ऑफ बैगेज कि इसने ये कर दिया, उसने कर दिया। आई थिंक एक नहीं, शायद 15 से 20 लोगों ने। बट द मोमेंट आई रियलाइज विद टाइम, विद अवेयरनेस, विद हेल्प, कि इट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सी आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे इंसान को माफ़ करते रहो कि जो आपको पत्थर रोज़ मार है, कि आप रोज़ पत्थर खा लें। आप एक काम करें, आप अगर आपको कोई लग रहा है कि एक इंसान ने आपको पत्थर मारा, तो आप वहाँ से चले जाएं ना, जहाँ पे आजकल लोग बाउंड्रीज़ की बहुत बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर फॉरगिवनेस, हाँ, कहीं कोई एक दबा इमोशन है, पहला वहाँ आपने फॉरगिव किया, बट एज यू मेंशन कि अगर कोई आपको रोज़ ही पत्थर मारा इन अ वे कि आपको रोज़ ही रॉन्ग कर रहा है, तो आप वहाँ से अपने आप को हटा लो। माफ़ कर दीजिए आप, ठीक है, उसको समझ नहीं है, आप वो पत्थर मारे, आप ईंट तो नहीं मार सकते ना उठा के, क्योंकि या अगर अपने पे पत्थर तो नहीं लगने देते रहोगे। हाँ एग्जैक्टली। सो इट्स बेटर यू फॉरगिव दैट पर्सन एंड यू मूव Move फ्रॉम दैट on, सिचुएशन, yes. क्योंकि आपको पता है आप वापस जब सामना होगा तो वो फिर यही करेगा आपके साथ, तो इससे अच्छा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो और उसको भी आई फॉरगिव एम नॉट करो। सेइंग कि वो बंदा वही वाली बात है कि टॉक्सिक है, ये है, मैं नहीं जानती उसके बारे में, बट अगर उसने मेरे को पत्थर मारा है तो ऑफ कोर्स ही इज कैरिंग समथिंग टुवर्ड्स मी। या इट्स बेटर। अच्छा, मान लीजिए आपके पास पूछने का वक्त भी नहीं है कि आप मुझे पत्थर क्यों मार रहे हैं, वो दूसरा पत्थर उठा के मार रहा है, क्या करेंगे आप? सो इट्स बेटर कि आप वहाँ से निकल जाए। अगर मान लीजिए कि जैसे आपने सुना होगा फैमिलीज में दैट अ पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग मी ऑल द टाइम, डिसरिस्पेक्टिंग मी, उस सिचुएशन में क्या करें? सो अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आपको दिख रहा है, सो आप, इसका मतलब खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, मत जाइए ना, आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट ये करिए। करेज तो हमें लानी पड़ेगी, ये करना बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर में हम बहुत काम ऐसा करते हैं जो हमें मन से नहीं करना होता, और हमें पता है कि सामने वाले ने सालों तक आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, येट यू गो, क्योंकि वही है ना, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फियर ऑफ लूजिंग पीपल। तो हमें वो फियर और वो करेज गैदर करनी होगी, वो फियर हटाना होगा और करेज गैदर करनी होगी। तो फियर तभी जाएगा ना व्हेन यू गो इनवर्ड, कि ये फियर आ कहाँ से रहा है। सब कुछ तो अंतर्मुखी होके करना पड़ेगा ना, कि अगर आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है यूनिवर्स में जो ठीक नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो उसको ठीक करने का उपाय भी आपके अंदर ही है। इफ आई मे आस्क यू, कोई क्राइम हुआ है विच इज़ अ हीनियस क्राइम इन आर लॉ, इंडियन लॉ, हीनियस क्राइम की एक कैटेगरी है। एक तो है कि इकोनॉमिकल क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, या फिर हम यूँ कहें कि चोरी चकारी है, करप्शन है। एक तो ये सेट ऑफ क्राइम्स हैं जिसमें मुझे लगता है आप फॉरगिवनेस की बात करती हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम किया जा सकता है। बट इफ़ देयर इज़ अ हीनियस क्राइम, किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, किसी ने रेप कर दिया किसी को, यहाँ पे क्या करेगा वो, कैसे फॉरगिव करेगा? डू दैट पर्सन हैज़ अ चॉइस फॉरगिवनेस के अलावा? क्या जिसके साथ जो हुआ है वो वापस तो ठीक हो नहीं जाएगा ना? अगर मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, दैट पर्सन हैज़ गॉन, वो इट्स अ पेन, इट्स अ वेरी डीप पेन। और कहना ये कि इसको आप रिलीज़ कर सकते हो या आप इसे बाहर निकल सकते हो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड करेज, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड इट शुड बी एड्रेस्ड in the court or whatever. हाँ, देखो, मतलब court will take its course, obviously लेना भी चाहिए, because you know while viewers are listening to us, I want to put this disclaimer,
कि हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं रॉन्ग डूअर को, हम यहाँ पे क्राइम को भी नहीं जस्टिफाई कर रहे. इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट ताकि वो रुके, वो औरों के साथ गलत ना हो. एम आई राइट इफ आई से दिस? बिल्कुल. अभी जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि कोई अगर ये क्या बात हुई कि माफ़ कर दो कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, क्या वो क्यों माफ़ कर दे उस इंसान को जिसने उसका बच्चे का या उसके परिवार वाले का या कुछ ऐसा किया, क्यों माफ़ करे? मैंने कहा उसमें माफ़ नहीं करना है उसको, पर वो कर क्या सकता है? वो वहाँ से निकलेगा ही ना, उस सिचुएशन से निकलेगा या उसे एड्रेस करेगा या कोर्ट जाएगा या जो भी करेगा, बट अगर वो उस चीज़ के साथ रहेगा, क्योंकि वो इंसान तो जा चुका है. राइट. अब उसको उसकी हीलिंग में टाइम तो लगेगा ना, अगर वो एड्रेस करे, क्योंकि उसको निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज़ नो चॉइस. उसको अर्थ पे रहना ही है, और कितने साल तक वो पेन ये लेके रहता है. सो दिस शुड बी रिपोर्टेड इफ वी टॉक अबाउट अ वेरी बिग क्राइम. वो रिपोर्ट होना चाहिए. ऑफ कोर्स. ओके, रिपोर्ट हो गया, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स. अब जो विक्टिम है वो क्या करे, वो अपनी हीलिंग कैसे करे? क्योंकि ठीक है, डेफिनेटली वो पनिश होगा जो कल्प्रिट है, जो विक्टिम है वो कोर्ट भी जाएगा, सोसाइटल लेवल पे उसको जो कोर्ट है जस्टिस देगा. बट पर्सनल लेवल पे आपको कानून से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आप अंदर तो दुखी हैं, तब आप हील कैसे करेंगे? और क्या उसे हम फॉरगिव कर रहे हैं कल्प्रिट को, या हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक सी वी हैव अ चॉइस. सबसे पहले कि इफ़ इट हैज़ हैपन टू अस या किसी के साथ भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कभी चाह तो रहा नहीं होगा ऐसा हो, तो इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ. इफ समथिंग हैपन टू द पर्सन, अ क्राइम, अ बिग क्राइम और अ रेप और वॉट एवर मर्डर, तो नंबर वन उस टाइम पे वो एक्सेप्टेंस तो आती नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है. अगर ये हुआ है और इस चीज़ को हील करने में या इस चीज़ से बाहर निकलने में इट टेक्स लॉट ऑफ करेज. नंबर वन, दैट वो इंसान क्या इस पेन से निकलना चाहता भी है, क्या वो इसके साथ रहना चाहता है, इस कम्प्लीटली एक जो विक्टिम है उसकी चॉइस है. अगर मान लीजिए आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई और ऑफ कोर्स इट्स अ पेनफुल सिचुएशन फॉर एनीबडी, बट मेरी कुछ टाइम के बाद अब वो पेन मेरे अंदर रह रहा है. ऑफ कोर्स इट्स देयर एवरीवेयर, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एवरीवेयर. आई एम नॉट एबल टू मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रही हूँ, बट जो मेरे साथ हुआ, मेरी चॉइस है कि अब मैं क्या करूँ. क्या मैं इस पेन के साथ रहना चाहती हूँ? सो एवरीथिंग इज़ अ चॉइस. अगर आप इस पेन के साथ नहीं रहना चाहते एंड यू हैव टू लिव, तो आपको इसके लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी. यू हैव टू एड्रेस एंड यू जस्ट से ये मेरी चॉइस है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस विद सम हेल्प. इट्स अ चॉइस कंप्लीट. ठीक होना आपकी चॉइस है ना. सो बेसिकली चॉइस भी है, और आपकी जो मैंने अभी पिछली बातें सुनी उससे तो ये समझ में आता है ये चॉइस होनी भी चाहिए, बिकॉज अगेन फिर आप वो पेन का बैगेज कैरी करोगे जिससे आपके आगे की लाइफ में कई एरियाज होंगे जो कि उससे प्रभावित होंगे. सो इट्स बेटर कि उस ट्रॉमा से हील ही कर लिया जाए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हीलर्स इन द मार्केट. और हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में क्यों जो बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की. एंड नाउ पीपल हैव अवेयरनेस ऑल्सो. इफ यू मस्ट हैव सीन, लोग अब अपनी कोचिंग के लिए जाते हैं, इतनी कोचिंग के लिए भी जाते हैं कि आई एम स्टक इन अ रिलेशनशिप और मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है या मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है. सो बेसिकली दे विल बी गाइडेड, they will be guided throughout their journey. They are hand holding जहाँ पे वो फंस रहे हैं, जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा. So we are there to help them. तो उनको वो टूल्स दिए जाएंगे so that they can heal and come out of the trauma. And it कहीं से बाहर निकलना क्या मुश्किल है जीवन में, अगर आप चाहें तो किसी का कितना भी बड़ा पेन या ट्रॉमा वो बाहर आ जाएगा, वो हील हो जाएगा. बिल्कुल 100%. बट you have to have patience. समय लगता है. और आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना ठीक होने की. अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप अपने को कैसे ठीक कर सकती हैं? बट वो इच्छा शक्ति क्या हीलर जगा सकता है? यस, इन सम एक्सटेंट. फैमिली वाले पकड़ के ले गए, वो तैयार नहीं है. शुरू में वो हो सकता है रेजिस्ट करेगा. धीरे धीरे दैट हीलर्स हैव दैट स्पेस कि वो सामने वालों को इतना सेफ स्पेस दे रहे हैं कि वो चाहेगा कि मैं ठीक होना चाहूँ. वो उसको एक होप देते हैं. हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि एक नॉर्मल एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि आमतौर में सुनने में आता है कि किसी को समबडी इज लो ऑन सेल्फ एस्टीम, समबडी इज लो ऑन कॉन्फिडेंस, तो वो प्रभावित होती है उनकी लेटर ऑन. ऑफिस में बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशंस को वॉइस आउट नहीं कर पाते, घर में नहीं बोल पाते या स्टेज पे नहीं बोल पाते, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा. सो अब एक इंसान ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ही और शी इज़ नॉट गुड इनफ टू टॉक और एक्सप्रेस, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो तो अब उस कुकून में जा ही चुका है, तो वो हीलिंग को एक्सेप्ट ऑन द फर्स्ट डे तो शायद नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट ही कर लिया कि वो लो एस्टीम पर है.
बट मे बी इफ समहाउ उसके घर वाले अगर उसको लेकर जाते हैं तो हीलर उसको एक वो प्रॉम्प्ट दे के क्या वो जर्नी शुरू हो जाएगी? एकदम एकदम ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो जिसने बोला कि यार मेरी मॉम ने भेजा है, या मेरे फ्रेंड ने भेज दिया है, मेरे साथ ये इशू है, बट मैं फील नहीं करता ये इशू है, बट मेरे फ्रेंड्स को लगता है। तो मैंने कहा ठीक है अगर आपके फ्रेंड्स को लगता है, बट नो, वो आती है, वो फीलिंग जगती है उनके अंदर, क्योंकि वो भी तो उनका समय ही आया होता है ना। तो आप इनर चाइल्ड को सहलाते हैं, उसको इमोशनल केयर देते हैं? ऑफ कोर्स हम एक छोटा बच्चा, अब हम उन्हीं से उनकी इनर चाइल्ड को सहलवाते हैं। हाँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम फाइन, आई एम सेफ, और मे बी अगर किसी का बचपन में पेंटिंग छूट गया था तो आई लव पेंटिंग एंड आई विल डू इट, समथिंग लाइक दैट। वी टेक देम देयर, हाँ। हम उनको लेके जाते हैं वापस, चलो देयर इज नेवर टू लेट इन लाइफ। क्यों लेट हो गया? अगर सो माई मॉम सेज वन थिंग कि 20 साल जेल के और 5 साल फ्रीडम के बराबर हैं। अगर दिस इज सो पावरफुल व्हाट शी जस्ट सेड, कि 20 साल जेल, मतलब अगर मान लीजिए आप एक कंडीशनिंग में रहे हैं और आपको समझ आ जाए एक दिन कि अरे मुझे फ्री होना है, अब ये सब कंडीशनिंग थी, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इससे। क्योंकि ना ये सोच है, अरे अब तो 60 साल की उम्र है, अब मैं क्या ही करूंगा या करूंगी ये करके, दे गिव अप ऑन लाइफ। बिकॉज हमने एज डिफाइन कर दिया है, तुम 40 साल के हो गए तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, 50 साल के हो गए, इट इज़ ऑल कंडीशनिंग ना। हमें समाज ने डिफाइन कर दिया कि इस एज पे आप ये कपड़ा पहनेंगे, इस एज पे आप ये करेंगे। आपने बहुत सो आई मेट लॉट ऑफ फीमेल्स, उन्होंने बोला कि द मोमेंट 40 के प्लस आते ही ना फीमेल स्टार्ट वेयरिंग सम शॉर्ट क्लोथ्स और दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स दे लाइक, तो बोलते हैं कि इनका ना वो चल रहा है, क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल प्री मेनोपॉजल इफेक्ट है इनका। सो इट इज़ नॉट दैट, मे बी दे स्टार्ट फीलिंग एट दैट एज कि यार हमने जीवन के इतने साल कंडीशनिंग में बिता दिए। सो दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन कि यार अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब तो मैं जी लूँ अपने लिए। मैं छोटे कपड़े पहनना चाहती थी, या मैं मिनी स्कर्ट पहनना चाहती थी, या मैं पेंटिंग सीखना, मैं बाइक सीखना चाहती थी, मैं कुछ भी करना चाहती थी, मैं अब कर सकती हूँ बिकॉज अभी आई एम फ्री विद किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसे प्री मेनोपॉजल बोलेंगे, या इसको ये बोलेंगे कि अब वो अपने लिए समय निकाल रही हैं। सो फीमेल शुड हेल्प अदर फीमेल कि येस यू शुड डू दैट, हो गया जितना करना था रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नॉट रादर पुल देम डाउन। एंड पीपल डू दैट। हाँ, ये तो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, ये हो रही है। एंड देन इट कम्स कि यार देयर इज नेवर टू लेट इन लाइफ, एज कैन नॉट डिफाइन योर क्लोथ्स, दिस कंडीशनिंग कैन नॉट डिफाइन यू, हु यू आर, what you are and what you to wear. so be what you want to be. Be you yeah and be true to yourself. हम अपने आप को ही झूठ बोल रहे होते हैं मोस्टली, we are living in denial. तो जैसे आपने बोला ना कि एट एनी एज और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी, सो वंस वी हैव हील्ड द इनर चाइल्ड, तो क्या इसका मतलब ये है कि तब हमारे पास सेल्फ वैलिडेशन आ जाएगा? क्या हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे? क्या हम अपने टर्म्स और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को जी रहे होंगे, वेयर यू से सेट द बाउंड्रीज? हाँ, जैसे आपने देखा होगा, मतलब आपने क्या, शायद आपने फेस भी किया होगा, पीपल प्लीजिंग बहुत सुना होगा आपने। हाँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज फीमेल्स। yeah. कभी ना कहना नहीं सीखा, हाँ, कभी बाउंड्रीज तो पता नहीं होती क्या है, सिखाई भी नहीं जाती बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ. और अगर आज हम ये बातें करें तो लोग कह रहे हैं कि अभी आगे बहुत बाउंड्रीज की बात करने। मान लीजिए आपका मन नहीं है कहीं जाने का, और आपको आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते, बट आपने फिर भी गए, तो यू शिंक्ड योरसेल्फ। आपका मन नहीं था बट यू आर नॉट हैप्पी देयर, और आप घर में रेस्ट करना चाहते थे, बट आपने यस बोल के क्या किया, आपने खुद को रिजेक्ट किया ना, आपने खुद को प्रायोरिटी दी, आपने खुद को रिजेक्ट करके दूसरे को एक्सेप्ट किया। इज इट राइट? एंड दैट इज नॉट सेल्फिशनेस। इट इज़ नॉट एट ऑल। नहीं, क्योंकि मैं अगला सवाल ये भी आ सकता है, तो ये तो फिर सेल्फिश हो गया। मैं तो पहले ही बता रही हूँ क्या क्या लोग सोच सकते हैं। तो ठीक है, सेल्फिशनेस ही सही। क्या आपने उस इंसान को अगर ये बोला कि मैं, अगर वो कोई आपका, सो एक कहावत है कि कोई आपका जो अपना होगा ना, आपको प्यार करने वाला, वो आपकी ना से भी खुश होगा, वो आपकी ना को भी एक्सेप्ट करेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। तो देख लीजिए, अगर आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपकी ना से सहमति नहीं कर रहे और आपको जज उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपकी वो फैमिली और फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो आपके सच्चे नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो आपके समय और आपकी रेस्ट को या आपको वैल्यू नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं उनकी सोल की या उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो सेल्फिश तो वो हुए, आप थोड़ी। अब देखिए, ये गहरी ही थी ना बात कि हम क्या करते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हम सेल्फिश हैं। क्यों सेल्फिश हुए आज? और आप सीधा ये भी तो कह सकते हैं, मैं तो कहती हूँ आई से कि झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों है, कि आज मेरा मन ही नहीं है जाने का,
या मुझको नहीं जाना, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही। स्पेशली ऑन द इवेंट्स एंड गैदरिंग्स और मे बी पीपल अराउंड, आपको पता है कि आपको छोटा दिखाया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा, दे विल बी अटेम्प्ट्स टू बिलिटल यू, क्योंकि वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट इवेंचुअली आपको विक्टिम बनाया जाएगा, तो क्यों जा रहे हो दोबारा हर्ट होने? आपको पता है। हाँ, अच्छा माहौल है वेयर यू नो पीपल एक्सेप्ट यू, यू नो वेयर यू हैव पॉजिटिविटी अराउंड, आप बिल्कुल जाएंगे क्योंकि आप भी उसी तासीर के हैं। पर आपको अगर कोई जगह पता है जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो फिर आप अपने आप को वो पंचिंग बैग क्यों बनाना चाह रहे हैं बार बार? So, like I तो said, फिर तो वो सेल्फिशनेस भी नहीं है ना, फिर वो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो इट्स लाइक आई सेड ना, एवरीथिंग इज अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। जैसे सामने सामने जा रही हूँ और मेरे सामने गटर है और मुझे दिख रहा है गटर है, बट मैं फिर भी उसमें जा रही हूँ। एम आई प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ? हमें चीज़ें दिखती हैं बट हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है कि हम क्या, हमारी सोल को सब पता होता है क्या सही और क्या गलत है। आप नोटिस किया होगा कि आपका बॉडी आपको सब बताता है। अगर आपका कहीं पर जाने का मन नहीं है, आपकी बॉडी आपको पहले से ही रोक रही होती है। हाँ, आपकी बॉडी में शिवरिंग हो रही है, आपको फीवर आ जाएगा, आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी, वो क्या साइंस हैं? बट स्टिल यू गो, व्हाई? यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी। जब अपने शरीर को नहीं सुन रहे, जब प्रथम शरीर है हमारा, हमारे 7 शरीर है, पहला शरीर हमारा फिजिकल शरीर है, आप अपने शरीर को नहीं सुन रहे तो आप एथरिक बॉडी, अपनी इमोशनल बॉडी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? आपको शरीर साइन दे रहा है कि आज रेस्ट कर। यू नो, यू मस्ट हैव सीन पीपल लाइक, यार मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, मैं 7 दिन से काम ही कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम टायर्ड। ये पता है कि यू आर टायर्ड, योर बॉडी इज टेलिंग यू टू रेस्ट, रीसेट। आर यू डूइंग दैट? एंड देन अगले हफ्ते आपका पूरा बर्बाद जाता है बिकॉज आपने पिछले हफ्ते अपनी बॉडी को नहीं सुना था। और ये तो बहुत प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं ना, हम 1 रात 2 रात ठीक से नहीं सोते तो उसके अगले दिन यू नो वी आर लेथार्जिक, एनर्जी नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली एविडेंट ही है। सो एवरीथिंग इज, तो हमें इसका मतलब ये है कि पता सब कुछ होता है। हाँ, हम जानते सब कुछ हैं पर हम जानना चाहते नहीं हैं और अपने आप को बार बार धकेलते रहते हैं। फिर वही एक यू नो एक लूप बना रहता है कि आप बनोगे विक्टिम, सामने वाला बनेगा आपको यू नो विक्टिम बनाने वाला या आपके साथ गलत करने वाला, और आप उस गलत को एक्सेप्ट करते जाते हो करते जाते हो करते देन जाते सामने वाले को लगता है आपकी कोई वर्थ ही नहीं है। हाँ, तो मैं तो गलत कर लूँ जितना भी करना है। दिस इज इट। वहीं पर हमारी बाउंड्रीज का जो हमने जो स्यापा डाला है, पंजाबी में बोलते हैं, वही है कि आपको पता है कि सामने वाले, जहाँ आपने जगह बोला कि हम बार बार जा रहे हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज का, हमें अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग दैट। हमें हर चीज़ दिखती है बट वी इग्नोर। और अगर हम ही अपने लिए नहीं खड़े हुए तो हम अपने लिए और अपनों के लिए कब खड़े होंगे? हम तो जब खुद ही को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। हम दूसरों की, हम बात करते हैं इज्जत की, आर वी रिस्पेक्टिंग आवर सेल्फ इनफ? हम दूसरों को क्या रिस्पेक्ट करेंगे? जब मैं खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। एम आई रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ? क्योंकि आपने सामने वाले को क्या रिफ्लेक्ट किया है, वो आपको इसलिए इस्तेमाल कर रहा है या आपकी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है क्योंकि आपने भी उसको वही दिखाया है कि आप भी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा कि तो मुझे कभी ना ही नहीं बोलती, एंड दे फील प्राउड ऑफ इट। पर सोचिए कि सामने वाले को आपने क्या दिखा, यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम, यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू देम। इसलिए वो कभी भी तुम्हें, जब वो बोर भी हो रहे होंगे ना, फोन करेंगे, प्लीज कम, एंड यू विल गो बिकॉज दे नो दैट यू आर अवेलेबल। यू डोंट हैव बाउंड्रीज, एंड आई थिंक आपको तो नींद भी नहीं आती और आपको, एंड पीपल से ना, कई बार आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के जा सकते हो, अपनी बीमारी में या थकान में भी चले जाओगे। मेरे पास कितनी फीमेल्स आती हैं एज अ क्लाइंट कि वो बोलती हैं कि यार मैं ना कैसे बोलूँ, वो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। इतना फियर है लूजिंग ऑफ, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, इतना डर है। एंड आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं थी वहाँ पर, इट इज माई स्टोरी, आई एम नॉट सेइंग मैं, ये मेरा पास्ट सेल्फ तो है। फिर ये जो फियर है ऑफ लूजिंग पीपल की, हाय मैंने ये नहीं किया ना तो वो रूठ जाएगा या ये गलत हो जाएगा या whatever, तो उसको कैसे डील किया जाए? Of course there are lot of journaling around it that you have to ask yourself, if it happens तो क्या हो जाएगा, नहीं होता तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। You have to ask questions to yourself कि क्या वो आपका अपना है अगर वो नाराज़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो हो भी गया 1 बार 2 बार, तो वो आपका अपना इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट लाइकिंग यू और ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू इनफ। ये सवाल तो सेल्फ डिस्कवरी की बात जब आती है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, कि अंदर जाइए, तो ये अंदर के ही सारे सवाल हैं, कोई आपको बाहर से आके नहीं बताएगा। एक मेंटर और अ कोच आपको हेल्प ही कर सकता है, वो आपको हैंड होल्डिंग कर सकता है, वो आपके लिए स्पेस होल्ड कर सकता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, करना तो आपको पड़ेगा।
सो बेसिकली हम अंतर्मुखी होके अपने घर, अपने अंदर जाएं। कहते हैं ना दैट दिस सोल, दिस बॉडी, योर सबकॉन्शियस, योर एवरीथिंग, बेसिकली इट इज़ योर हर्मिटेज। मेक इट योर हर्मिटेज। ये आपका घर है, इसमें वापस जाओ, वो सेफ्टी को महसूस करो और वहाँ जाके इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम्हें क्या करना नहीं करना। क्योंकि जो भाग दौड़ चल रही है, जो भीड़ चल रही है, उस भीड़ में सब खो गए हैं। और नोटिस किया होगा आपने, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम बोर्ड। ये बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, आपके फ्रेंड्स ने। आस्क देम व्हाट इज बोर्डम, है क्या? डिसकनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। क्योंकि आप जब अपनी कंपनी इंजॉय करने लग जाओ, They'll never be bored. सो बोर्डम देयर इज अ ब्यूटिफुल बुक, आर्ट ऑफ बीइंग अलोन नॉट लोनली। Yeah, there's a difference. ठीक है, तो उसमें ये है कि ये ना एक आर्ट है, दैट यू स्टार्ट लविंग योर ओन कंपनी, यू गो टू सॉलिट्यूड एंड देन यू कम बैक। यू वांट सब तुम्हें लाइक करें, ये पॉसिबल नहीं है। पहले खुद को तो लाइक करो। जैसे वो जब वी मेट में करीना कपूर कहती है ना, मैं अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ। सो एक्चुअली यू हैव टू बी योर ओन बिग फैन, एंड डिजर्विंगली सो। इसमें ईगो नहीं है, इसमें प्राइड नहीं है, इसमें है व्हेन यू रियली लव योरसेल्फ एंड यू नो व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, यू आर हैप्पी विद इन, तो वो आप अपने फेवरेट हो ही जाओगे। हाँ, बिकॉज इसको लोग देखो बहुत तरह तरह के शब्द ही बोलेंगे अगर आप ये पॉडकास्ट पे, कि सेल्फ ऑब्सेशन भी तो हो सकता है ये, दैट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ टाइम, ये कोई सेल्फ ऑब्सेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमें कहा गया दूसरों के लिए जियो। हमें ये थोड़ी ना कहा गया खुद के लिए जियो। नहीं, बट उसमें आप मेन मैसेज भूल जाते हो कि अगर आप अपने लिए ही नहीं पहले जी पाए तो आप दूसरे के लिए भी नहीं जी पाओगे, उसका नहीं अच्छा कर पाओगे। से फॉर एग्जाम्पल वो फ्लाइट में कि पहले खुद ऑक्सीजन का मास्क लगा। I was coming to this. ओके And you said that. तो अब आप ही बोलो। तो वही है ना कि आप फ्लाइट में बैठे, अब आप सोच रहे हो कि मैंने जैसे ही इंस्ट्रक्शन सुने, मैं दूसरे को देख रहा हूँ कि इसका लगा दूं पहले, और इतने में काम हो गया और मैं तो चला गया। तो यू नो व्हाट, दैट मैं खुद को, अगर आज मैं कोच या हीलर हूँ, तो पहले मैंने खुद को ठीक किया है, तभी तो मैं दूसरे को ठीक कर पाऊंगी। हाउ कैन आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर, जब मैं खुद की दुकान पे अपने खुद के घर में कुछ नहीं कर पाई और मैं दूसरों के घरों को ठीक कर रही हूँ? हाउ कैन आई डू दैट? मेरे खुद के घर में तो प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, और मैं दूसरे को ज्ञान दे रही हूँ। वही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो दूसरे को बचाने लायक तो आप खुद ही नहीं हो पहले। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा शक्ति है, प्राण है आपके अंदर। एंड देन वी कैन ट्रेस बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि क्योंकि आपके अंदर रिजेंटमेंट था किसी कंडीशन की वजह से, इनर चाइल्ड या कोई एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो कि आपके पेंटअप होता गया और इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट होने लगा आपके एटीट्यूड, आपके रिलेशन, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। तो इवेंचुअली हुआ यही ना, आप हील नहीं थे, आपने खुद की मदद नहीं की, तो अब आप दूसरों को कैसे मदद कर रहे हो? इनफैक्ट आप दूसरों के साथ भी नहीं कर पाओगे ठीक। क्योंकि आप खुद, अगर आप अंदर से दुखी हैं, आप कहीं पे निकलते हैं, आप अंदर से दुखी होकर निकल रहे हैं घर से, आपको क्या लग रहा है कि आप सामने वाले को क्या एनर्जी दे रहे हैं? वी टॉक अबाउट एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन एवरीवेयर। यही तो बात करते हैं, अरे इसकी घर में गए थे, इसके साइज से मिले थे, एनर्जी अच्छी नहीं थी। सो व्हाट इज एनर्जी फॉर देम? हाउ कैन दे डिफाइन एनर्जी? ये थोड़ा ना बोल रहे हैं बॉडी अच्छी नहीं थी, बट यू नो मुझे एनर्जी अच्छी नहीं लगी। एनर्जी इज़ व्हाट, यू नो, द थिंग्स यू आर कैरिंग इनसाइड योर इमोशनल बॉडी। आपने अंदर जो इमोशंस कैरी किए हुए हैं, एंड आप उन्हीं के साथ तो हर वक्त हर जगह जा रहे हो। आप मान लीजिए एग्जाम्पल, आई ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो मैं पहली बार घर से निकली तो थी मैं घर से, बट मैं दुखी थी। मतलब मैं सोची थी कि निकलूंगी, थोड़ा वॉइड दूर करूंगी, बोर्डम शायद मैं ट्राई करूंगी घर से, बट आई वॉज नॉट हैप्पी इनसाइड। तो उस ट्रिप पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, आई कुड फील इट, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड टू माई सेल्फ। आई वॉज ट्राइंग, ऑफकोर्स वो लाइक यू सेड कि कोई आपके पास आएगा, अगर वो तैयार नहीं भी है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उस पर करेगा। नो, इट इम्पैक्टेड मी। मैंने वो फर्स्ट करेज लिया घर से बाहर निकलने का, चाहे वो रिफ्लेक्ट हुआ, बट आई अंडरस्टूड कि नो, आई थिंक आई हैव टू डू दैट। बार बार मुझे करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा घर से निकलना पड़ेगा, मुझे साइलेंस में जाना पड़ेगा, मुझे खुद को समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ मेरे में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती थी कि मेरे लिए क्या सही और गलत है, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे खाना क्या है। लाइक माई फ्रेंड सेड कि अरे यार, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो तुम ये क्यों बोलती हो, तुम कर दो ऑर्डर मेरे लिए।
तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें खाना क्या है, तुम ही कर दो, तुम देख लो मेन्यू, तुम ही देख लो, तुम डिसाइड कर लो कि व्हाट इज दैट। अच्छा, सुनने में ना बहुत छोटी सी चीज लगे, बट इट हैज सच अ डीप मीनिंग। सी मतलब मुझे उस समय 2019 में, सी आई नेवर हैड अ कोच दैट टाइम, बट मुझे समझ आया कि यार आई डिडंट रियलाइज दैट आई डोंट हैव अ चॉइस। उससे मुझसे पूछा कि मैं ये खाऊंगी, शी इज़ क्लियर, बट मुझसे पूछा तो मैंने बोला तुम वेज, एंड जबकि शी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, वो मेरे लिए वेजिटेरियन खाना चूज कर रही है, बट सी बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे नहीं पता मुझे क्या खाना है, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड टू माई सोल। मुझे पता ही नहीं है, आई वॉज जस्ट आउट की बस घर से निकल गए वही काफ़ी है। बट दैट्स नॉट अ थिंग। आप देखेंगे औरतों की सेल्फ वर्थ कितनी कम है। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें, कितनी औरतों को आपको देखेंगे कि कितनी जूझ रही हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ वर्थ से, कि लाइक आई हैव पीपल अराउंड मी दे से कि माई हस्बैंड इज़ बेटर देन मी। आई फील वही बात करे स्कूल में जाके, वही बच्चों की पीटीएम में जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज यू नो वॉट, दे फील दे आर नॉट वर्थी इनफ, दे आर नॉट डिजर्विंग। सी बट अंदर क्या क्या चल रहा है, एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, ऑफकोर्स फ्रॉम द कंडीशनिंग और सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैमिली, दे आर इम्पैक्टेड। एंड दोज पैटर्न्स हैज टू बी ब्रोकन। सो अभी हम इस पे आगे भी जाएंगे। जब आपने बोला कि किसी की कैसी एनर्जी है, आप कई बार कहती हैं यू नो दैट वी शुड ट्राई टू वाइब्रेट एट द हायर एनर्जी। आई कम बैक टू इन डिटेल, बट क्विकली एंड ब्रीफली आई वुड लाइक टू टच अपॉन, क्योंकि अब हम इनर चाइल्ड की बात कर चुके हैं, कि जब हम अपने आप को हील करते हैं और अपने पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, और जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि दैट एंसेस्टर्स आर इन अस एंड द फ्यूचर जनरेशन इज ऑल्सो इन अस विच इज़ येट टू मैनिफेस्ट, तो क्या उसके नाते जब हमने एक पैटर्न ब्रेक किया, अपने इनर चाइल्ड को हील किया, तो क्या हमारे कई एंसेस्ट्रल पैटर्न भी ब्रेक होते हैं? क्या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो पैटर्न ब्रेक होते हैं? अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? सी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स तो हमने इस समय ब्रेक कर दिया, लाइक जो पैटर्न मेरे एंसेस्टर से आ रहा है वो मेरे पे ख़त्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, तो उससे क्या होगा? हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। ऑफ कोर्स देखो वो तो चले गए, हाँ। दे आर द सेफ स्पेस, बट मैं पितरों की बात नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो ख़त्म, मेरे तक वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मैं इसे आगे लेके नहीं जाऊंगी। उनकी अच्छी चीज़ें भी तो मैं आगे लेके जा सकती हूँ ना। हाँ, तो जो उनकी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें भी नहीं पता थी वो कहाँ से आ रही हैं, मे बी उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से वो करना चाह रहे थे, बट उनको कोई मेंटरशिप नहीं मिली, मे बी दे वर नॉट अवेयर। तो क्या इसी को एंसेस्ट्रल हीलिंग कहते हैं? ओके, ancestral healing is something which is coming from your ancestors and you are not able to break that, and it Okay. is still impacting your present life. Okay. And you can, the moment you realize that it is something, मैं सब कुछ तो लाइफ में कर रहा हूँ बट ये ख़त्म नहीं हो रहा मेरा, then you go to your ancestral patterns and you know वहाँ पर तो नहीं आया था ये वहाँ से तो नहीं आ रही चीज़ें, then you go back to your ancestral lineage and then you come back to yourself and oh ये यहाँ शुरू हुआ था, let me break this, and you take a help of a mentor and you break that. तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आपने जैसे ही वो ब्रेक किया तो कम से कम आप वो एक शख्स तो बने लीनिएज में जो कि अब आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो वन ऑफ द इंसेस्टर्स टू देम फॉर माई फ्यूचर लीनिएज। तो अगर मैंने आज वो लैक ख़त्म किया, लाइक आई कैन फील इट, लाइक माई सन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मी। मैं अगर पैसे की इतनी बात कर रही हूँ तो आगे की कि हम बोलते हैं ना नीचे वालों को देखो, बी ग्रेटफुल, वो कहता है मैं नीचे वालों को देखना ही नहीं चाहता, मैं ऊपर वालों को देख के इंस्पायर होना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। सी हम क्या सिखाते थे अपने पेरेंट्स को, जैसे मैं अपने कुछ पेरेंट्स से कुछ मांगने जा रही हूँ तो बेटा बी ग्रेटफुल, तुम्हारे पास, ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल, नहीं ग्रेटिट्यूड तो वो है, बट वो हमें हमेशा बोलते थे कि देख उसके पास, सो लाइक ही सेड कि माय सन सेज कि पुअर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है पर पुअर मरना आपके हाथ में है। यू नो एग्जैक्टली, कैन यू बिलीव इट, ही इज टेलिंग मी दिस। नहीं, ये एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हमारे पिछले से पिछले पॉडकास्ट में, जो कि पॉडकास्ट हमारा रहा हाउ टू बी अ मिलियनेयर, उसमें एग्जैक्टली यही बात हुई है। कैन यू बिलीव ओह इट? माय गॉड, आई हैव नॉट सीन दैट। जिसमें आवर एक्सपर्ट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू बी अ मिलियनेयर इज अबाउट कनेक्टिंग विद योर सबकॉन्शियसनेस and training yourself that what it means to be a millionaire. You know, it, of course monetary figures honge, but he is exactly talking about what you just said, that first knowing yourself, you know, dealing with your own self. अपने आप से आप सहज हो गए, आपने अपना पर्पस जान लिया, फिर तो यू आर अनस्टॉपेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बच्चे अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, जेन जीज की अगर बात करें, सो दे आर नॉट, दे आर ग्रेटफुल, दे आर गेटिंग एवरीथिंग। इफ यू नोटिस, they're getting everything in their life. Why? Because their nervous system, their subconscious mind is clear that we think we get, this is what we want. कोई बीच में कोई layers ही नहीं है,
And what struggled, we struggled, we had struggles, but look at them. Are we giving them any struggle being a parent? No, we are not. We are giving them everything, every luxury. तो वो क्या देख रहे हैं सबकॉन्शियसली? दैट दे हैव एवरीथिंग. अच्छा, हम उनको ये भी तो नहीं बोलते कि अगर मैं एक्स ऋतु की बात करूँ, दैट ओल्ड वर्जन ऑफ माइंड, कि ओ ध्यान से खर्च करो, यू नो, वी हैव सीन सो मच फिनेंशियल क्रंचेस इन लाइफ एंड यू नो हमने बहुत माइनस देखा है, वी हैव गॉन थ्रू सो मच, अब तुम देखो पैसा ध्यान से खर्च करो, संभाल के चलना पड़ेगा, थोड़ा रख के चलना पड़ेगा. नो. हाँ, ये जनरेशन जब आई है उनके पेरेंट्स बेटर टू डू है ना प्रीवियस सोसाइटीज या प्रीवियस जनरेशन से. बिकॉज आवर प्रेजेंट इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर, you know, but we say na bhoot is bhootkal, that bhoot means bhoot gaya, you know, when we talk about present, so present is creating your future. So the moment we are in present and we are thinking everything good about future and we create, भाई कहते हैं ना अपना जो future self देखो, हम यही सिखाते हैं ना इनर चाइल्ड में भी, बिकॉज पहले हम उनको इनर चाइल्ड में लेके जा रहे हैं, उनके पुराने सेल्फ से मिलवा रहे हैं जहाँ पे वो मिस कर दी उन्होंने चीज़ें, अरे मैंने ये मिस कर दिया. अब हम बोल रहे हैं जो मिस कर दिया, नाउ क्रिएट अ फ्यूचर सेल्फ. मे बी यू वांटेड टू बिकम अ गिटारिस्ट और अ सिंगर, व्हाई नॉट? Go for training, start again. There is never too late in life, and you will feel they are like. I met somebody in one of my retreats. That person was a banker, and he was a photographer as well. So we were just talking and interacting. He said कि मैं कभी बैंकर बनना चाहता ही नहीं था. अगर मुझे आज भी मौका मिले, I will go back to photography, and I'm trying. I realized I'm going back to my that self, and I would become again. I will get into photography. Why not? See, बैंकिंग छोड़ के फोटोग्राफी. अब वो कह रहे लोग तो मुझे जज करेंगे ये पागल वागल आदि इतना पैसा छोड़ के. सो आई एम परसुइंग माई पैशन बट आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इट इज़ गिविंग मी इनर पीस. इट इज़ माई चॉइस. तो अभी तक मुझे आपकी बात समझ में आई कि दैट हाउ वी कैन एनविजन द फ्यूचर सेल्फ एंड द बेटर सेल्फ, जो कि आज की जनरेशन तो कर ही रही है. एंड एक्चुअली बहुत समझदार जनरेशन है जो कि who are the Gen Z and not even the Gen millennials Z we are talking about, but we are talking about who are just born or maybe 10-12 साल पहले जो कि पैदा हुए होंगे. हम अभी उन बच्चों की बात कर रहे हैं. एंड टाइम्स हैव ऑल्सो चेंज, द सोसाइटी हैज़ चेंज. 91 के बाद इकोनॉमिकली भी हम देखें ग्लोबलाइजेशन हुआ है. So how the previous generations did not have access to things, but now this generation, as in because of the globalization after 1991, access जो है to the facilities, exposure जो है वो काफ़ी बड़ा है. So I can clearly see where you're coming from. तो हमने यहाँ पे बात की healing the inner child, you know, understanding yourself, discovering yourself, and then elevating your life and yourself. जैसे आपने अपने आप को elevate किया इंटरनली तो आपकी लाइफ तो अपने आप एलिवेट हो ही जाएगी. तो एलिवेट हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे वो जो चैलेंजेस जिससे हमने बात शुरू की थी, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, वो सारे आपके डिज़ोल्व होंगे. अब जब हम कह रहे हैं कि हमें उसी हाई एनर्जी में रहना है या आई हैव टू वाइब्रेट इन दैट हाई एनर्जी और द गुड एनर्जी, वो कैसे करेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन. सो एग्जाम्पल, I met somebody today and that person said something which is unpleasant to me. I mean, I didn't like that. So the moment that person started saying something and I'm feeling low और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, I took that thing personally as a normal being कि यार इसने maybe वो घर से उसका मूड ख़राब होगा, maybe he wanted to say something, he was planning, और मुझे वो बात बहुत बुरी लगी और मैं श्रिंक हो गई. ठीक है, मुझे बुरा, बिकॉज व्हेन वी कहते हैं ना वो हमें कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो हम एक्सपेंशन की जगह हम श्रिंक हो जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं एनर्जी लो हो गई. बिकॉज नाउ आई विल कम बैक होम, आई विल टेल माई हस्बैंड और चाइल्ड आज पता है मैं हाउस को मिली, एंड मैं वहाँ की एनर्जी अब घर पे भी लाई हूँ. मैं रास्ते में भी किसी को फ़ोन पे बात करते हुए आ रही थी कि आज ऐसा देखा ऐसा हो गया अपनी फ्रेंड को या किसी को, देन आई एम कमिंग बैक होम एंड टेलिंग समबडी आज ये. सोचो ये घटना मेरी 2 घंटे पहले घटित हुई थी और मैं घर तक आ गई. अब मैं खाना खाते खाते भी करी, रात को सो रही हूँ एंड आई एम टेकिंग दिस, ये सेरा सेम कॉन्वर्सेशन, ये सेम एनर्जी मेरे से सोते में भी जा रही है. आई एम थिंकिंग उसने क्यों कहा होगा मुझे ऐसे, ऐसा उसने क्यों किया होगा, उसका क्या पीछे का यू नो विजन होगा मुझे ऐसा कहने का. सोच रहे हैं आप, वो एनर्जी मेरी 12 घंटे से मेरे साथ चल रही है. लाइक यू टॉक्ड अबाउट फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन. अब मान लीजिए एक किताब है द 4 अग्रीमेंट्स विच वॉज माई फर्स्ट बुक आई रेड. उसमें ये कहा गया कि अगर सामने वाला आपसे कोई कुछ कह रहा है तो ये समझिए कि वो
ये उसका व्यक्तित्व है, उसका परसेप्शन है। हो सकता है उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो या उसका देखने उसका का इनर चाइल्ड बिगड़ा हुआ है। यू कैन से दैट, बट मैंने उसको इतना पर्सनली ले लिया कि मैं उसको उस एनर्जी को अपने तक कई दिन तक रखने वाली हूँ। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि यू हैव टू ड्रॉप दैट इवेंट राइट एंड देयर, वहीं पर ख़त्म करें एंड ये सोच लें कि एज्यूम ना करें, चीज़ों को एज्यूम ना करें, तो हम पर्सनली मत लें चीज़ों को। हाँ, मतलब अब मान लीजिए किसी ने लिटरली वर्बली अब्यूज ही कर दिया या किसी ने जोर आवाज में ही बात कर दी और इन एनी वे कुछ ऐसे अपशब्द बोले जो कि जाहिर तौर पे हर्ट करने वाले थे, और स्वाभाविक है आपकी इमोशंस की वजह से आप हर्ट होंगे। उस सिचुएशन में क्या करें? तुरंत वहीं पे उसको छोड़ आना या ड्रॉप कर देना? हाउ यू डू दैट? होता तो नहीं है। नहीं, इजी तो नहीं है, बट इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको जैसे अवेयरनेस पे जाना पड़ेगा कि अगर उस इंसान ने मुझे कुछ बोला है, पहली बात तो देखिए वो कौन इंसान है, कि आप उसे बताएं कि आपने जो कहा है क्या मुझे बुरा लगा है। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, अगर आप नहीं कर सकते, अगर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो इंसान, तो आप वहाँ से निकल जाएं, घर आए, अपना चिल करें एंड देन जस्ट डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप कभी ऐसा होता है कि आप उससे नहीं छोड़ सकते, आपका बिजनेस पार्टनर है या आपके साथ बिजनेस करते हैं, ऐसे आपके आसपास के लोग ही होंगे आई एम श्योर, तो आप अगर आपको लगता है कि यू कैन टॉक, इफ़ यू कांट टॉक देन लीव दैट थिंग देन एंड देयर, और देखें कि वो दोबारा वो चीज़ रिपीट हो रही है। अगर वो दोबारा चीज़ रिपीट हो रही है तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन देयर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स अस मे बी, और मेरे हिसाब से बात करना बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है। और अगर बात नहीं की जा सकती फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, then you create boundaries without saying anything and don't get those grudges और इमोशनल उनका जो फ्रिक्वेंसी है या वापस इतना घर लंबा पे मत कैरी लाए। करो। यस, वो टाइमलाइन कम हो जाती है व्हेन यू आर अवेयर ना। आपको जब पता चल जाए, आप जान जाएं कि किसी और के इमोशंस का आपके ऊपर बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके वो टाइमलाइन आप बहुत कम कर देते हैं व्हेन यू मेडिटेट, इसका इम्पैक्ट मेडिटेशन से भी बहुत पड़ता है। व्हेन यू मेडिटेट, यू वर्क ऑन योरसेल्फ, तो आप चीज़ों को एज्यूम करना कम कर देते हैं, जज करना कम कर देते हैं, अंदर से मजबूत हो जाते हो। हाँ, अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस, जानकारी होना अच्छा, ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। हाँ, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। आपकी मेडिटेशन वाली बात पे मैं वापस आ रही हूँ, बट बिफोर दैट अभी जो आपने बात बोली कि आप बाउंड्री ड्रॉ कर लें, कि अगर वो रेपिटेटिव होने लगा है, बाउंड्री कैसे ड्रॉ करेंगे? अब मान लीजिए आपके घर पे कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, आपको लगता है कि वो इंसान मे बी जेलस है आपसे या इनसिक्योर है। तो मैंने ये भी सुना है, मतलब मेरी प्रैक्टिसेस के अंदर या मेरी कोचिंग में, कि ये आप ही होते हैं अगर सामने वाला आपसे जलन कर रहा है। हो सकता है आपके अंदर भी वो जलन की शेडो हो। अब ये बहुत लंबा एक टॉपिक हो जाएगा अगर हम बहुत डीप बात करेंगे, बट मैं ये कहती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कोई सामने वाला इंसान आपको इंटेंशनली नुकसान पहुँचा रहा है, वर्बल या फिज़िकल, तो आप ट्राई करें सबसे पहले बात करने की। अगर आप बात ना कर पाएँ तो आप मिलना कम कर दें, बात करनी कम कर दें। आप कहते हैं ना, आपकी कभी कभी आपकी जो आपके लिए इनविजिबल होना भी एक साइन है आपके बताने का सामने वाले को कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। आप वहाँ से निकल जाएं, और वो जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली। आपको वो पहल करनी है, कदम उठाना है, डिसाइड करना है, व्हाटएवर। देखिए, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको बात भी करनी है कि नहीं करनी है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग होंगे कि अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो आपको पता है वो मैनिपुलेटर है। अगर आप अपने आप को विक्टिम दिखाएंगे तो सबसे पहले वो रिवर्स साइकोलॉजी खेल के वो खुद को विक्टिम दिखा देंगे। नार्सिसिस्ट, यस, जिसे आजकल लोग बोलते हैं टॉक्सिक पीपल। बेसिकली गलती सामने वाले की थी, लेकिन गलती इस तरह से पेश की गई कि आप ही को यहाँ पे कल्प्रिट बना दिया गया। जबकि हुआ ये था कि आपने तो कुछ किया ही नहीं था। तो अब उसमें आप सोचेंगे कि मान लीजिए इसी के एग्जाम्पल लेते हैं। अब उस केस में आपको पता है कि आप इस इंसान के साथ रहने वाले हैं, आप छोड़ नहीं सकते, तो उस समय आप क्या लेंगे, क्या करेंगे? आप बाउंड्री बनाएंगे। आपने ये बताया, बाउंड्री कैसे बनाएंगे? वो ये है कि आपको पता है, तो आप जैसे ही उस इंसान को कुछ बोलते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है, बात बढ़ जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, देन इट क्रिएट्स रकस, वो सब कुछ क्रिएट हो जाता है। व्हेन यू नो ऐसा होता है तो मत करो।
एंड यू, और अगर सामने वाला, वो जो आपने अभी एग्जांपल दिया जेलेसी फैक्टर, अगर सामने वाला अपने ही किसी इनसिक्योरिटी या कॉम्प्लेक्स की वजह से जेलस है एंड विदाउट ऑफ एनी ऑफ योर ट्रिगर, आपके बिना किसी ट्रिगर के भी वो आपके अगर पीछे ही पड़ा है, तब क्या करना है? तब यही करना है कि आपको दूरी बनाए रखनी है। दूरी बनाने से अच्छा कोई, देखिए आप कुछ चीज़ों में आप घर से तो नहीं भाग जाएंगे, आप हिमालय पे तो नहीं जा सकते, वी आर लिविंग इन अ थर्ड डायमेंशन, वी हैव टू लिव हियर ओनली ना। आप भाग तो नहीं सकते, आपको इन लोगों के बीच में रहकर ही अपने आप के ऊपर ही काम करना है। आपको दूसरों पे काम, सी रिमेंबर, आपको दूसरे पे काम नहीं करना, आपको खुद पे ही काम करना है। अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं, बाउंड्री बनानी है, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी आ रही है, जलन आ रही है, दिख तो आपको सब कुछ रहा है, देख आप सब कुछ पा रहे हैं, बट करने के रास्ते भी आप ही के पास हैं। अगर आपको कोई, आपको लग रहा है इंसान आपसे जलन कर रहा है, तो आप दूरी बना लें। तो बेसिकली जब हम ऐसे हाईली वाइब्रेट करेंगे जैसे आपने बोला, या हम मेडिटेट करेंगे, अपने आप को जब हम इतना ऊपर लेते जाएंगे या इवॉल्व करते जाएंगे, तो जाहिर तौर पे फिर वील बी ऑल्सो एट अ बेटर पोजिशन टू मैनेज देम वेरी इजीली। इनफैक्ट वो लोग आपको ट्रबल करना भी कम कर देंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब बढ़ती जा रही है ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर ईगल का ले लें। वो आप बताइए, फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूंगी। पहले आप बताइए। नहीं, ज़रूरी नहीं कि गेस्ट मैं ही हूँ, प्लीज़ आप बताइए, देन आई विल गिव माय एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू यू बीइंग ग्रेशियस। तो ईगल का वही एग्जाम्पल है कि कौवा ईगल पे चोंच मारता रहता है, लेकिन ईगल इवेंचुअली अपनी इतनी ऊंची उड़ान भर लेता है कि वहां तक कौवा पहुंच ही नहीं पाता और उसको बॉदर ही नहीं कर पाता। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। मैं बहुत ही सिंपल ले रही थी, जैसे आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग वेरी सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल्स, कि पंखा चल रहा है 1 नंबर पे, हाँ। आप पंखे को टच भी कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं पंखे को। आपने 5 नंबर पे पंखा चलाया, हाँ, तो हर चीज़ उड़ जाएगी ना, शराब की खुली किताब भी बंद हो जाएगी। हाँ, यू नो, तो इतनी तेज चल रहा है वो वाइब्रेशन, इतनी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज है, वाइब्रेशन इतनी तेज है कि आसपास जो नेगेटिविटी है वो टिक ही नहीं पाएगी आपके। तो ना मैं अब आपकी जल्दी से हाई वाइब्रेशन के हैक पर आ रही हूँ, जिसमें आपने जिक्र किया मेडिटेशन का, वेयर मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स यू इन इमेंस मैनर। सो अगर हम मेडिटेशन की बात करें, तो आपने मुझे ऑफलाइन भी बताया कि हाउ द आना बाना मेडिटेशन, जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन आप करती हैं, दैट कैन वर्क वंडर्स एंड इज मैजिकल। तो हमें अब आप बताइए क्या है ये मेडिटेशन एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट। ओके, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद आनापाना सती ध्यान। मतलब आनापाना सती ध्यान मतलब श्वास का आना और जाना, और उसका एक ही जगह पे सती एक साथ हो जाना, एंड दैट टाइम वी फील शून्य। तो मतलब हमें वी ओनली हैव टू फोकस ऑन इनकमिंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ। हमें ध्यान कहीं नहीं लगाना, हमें सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान देना है। द मोमेंट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ब्रेथ, इनकमिंग एंड आउट गोइंग, एक समय ऐसा आता है कि ब्रेथ आपको फील आनी और जानी, ब्रेथ बंद दिखनी ही बंद हो जाती है। एट दैट टाइम एवरीथिंग स्टॉप्स, थॉट स्टॉप्स, सब कुछ आना बंद हो जाता है। एंड दैट टाइम यू फील दैट दैट शून्यता, आप रुक गए, सब कुछ रुक गया, जो कि रुक ही नहीं पाता, आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं है। सो दैट ध्यान गिव्स यू दैट प्लेजर ऑफ फीलिंग दैट शून्य, एंड द मोमेंट यू फील दैट शून्यता एवरी डे, यू प्रैक्टिस, यू डू इट, तो आपके थॉट्स इवेंचुअली वो कम हो जाते हैं। आपके जो थॉट्स आपके 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख एक और नॉर्मल इंसान के आते हैं। आई थिंक जो इंसान डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी में होता है, दे हैव मल्टीपल थॉट्स, दे हैव मल्टीप्लाइड थॉट्स। और जो नॉर्मल इंसान है, जैसे कोई इशू नहीं है डे टू डे लाइफ में, एंड ही इज़ डीलिंग लाइफ विद ग्रेस, 70-80 हज़ार, 90 हज़ार। तो अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं डेली बेसिस पे, एटलीस्ट फॉर एन आवर मैं बोलूँगी, सो आपके थॉट्स जो हैं वो, आपके नंबर ऑफ थॉट्स कम होते जाएंगे। अच्छा, इसके फायदे थोड़े और गिनवाइए ऑन अ ट्रिवियल मैनर, डेफिनेटली, सो दैट पीपल गेट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग इट, कि मेरे को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है ये करने से। सी, आनापाना सती ध्यान ऐसा ध्यान है कि अगर आप, जितनी आपकी एज है कहते हैं, अगर आप उतना भी करेंगे रोज़, इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग यू। जैसे हमारे शरीर में 72,000 बड़ी नाड़ियाँ हैं, तो द मोमेंट हम, और हमारी एनर्जी जो है एंटी ग्रेविटेशनल होती है बॉडी में, लाइक यू हैव सीन द कुंडलिनी एंड द चक्रास, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। जब हम ध्यान शुरू करते हैं, तो हमारे जो शरीर की नाड़ियाँ, नाड़ी मंडल है, उस पर लाइट, द कॉस्मिक एनर्जी एंटर्स फ्रॉम सहस्त्रार, एंड इट एंटर्स योर बॉडी, and it starts cleaning your all your chakras, and your nadis mandal starts getting clearer. तो जितना ज़्यादा ध्यान उतनी ज़्यादा सफाई,
मुझे ना सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप सोचिए कि नाड़ी मंडल की सफाई, जो सारे ब्लॉकेजेस हैं हमारे इमोशनल बॉडी के, जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारा जैसे कहते हैं ना, हथौड़ा मारा एक शीशे के उस पे, क्रैक्स, अब एक और मारेंगे तो वो टूट जाएगा। बेसिकली वही रिपल इफेक्ट है, ड्रॉप गिरा एक पानी का तो पूरी तरंगे बन गई। तो आप अगर ध्यान शुरू करते हैं तो आपके अंदर ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो जर्नी है वो ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके थॉट्स कम हो गए हैं। अब आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सो इमोशनल अवेयरनेस आ गई, इमोशनली आप हील होने लगे। फिजिकली क्या होता है फिजिकली? सो आपके जो बीमारियां आपने लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं, ठीक है, वो सारा आपका थॉट सिस्टम है, वो आपका सारा नर्वस सिस्टम से आ रहा है। लाइक पीपल हैव दिस ना, मेरी फैमिली में बीपी है और मुझे बीपी हो ही जाएगा। दे हैव ऑलरेडी परसीव्ड दैट। अब मान लीजिए उस इंसान को बीपी होने भी नहीं वाला, वो क्लियर था अपनी लाइफ में, डेस्टिनी वाइज एग्जाम्पल लेते हैं। एंड नाउ दैट पर्सन, द मोमेंट ही और शी सॉ दैट माई फादर हैज़ शुगर और बीपी और वट एवर, और वो हो जाता है। अब वो सोचने लग गया कि यार ये तो मुझे भी आ सकता है। दैट पर्सन हैज़ परसीव्ड दैट फियर इनसाइड हिम। अच्छा, कई बार सॉरी, क्या नहीं, आप प्लीज बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी, प्लीज। तो वो फियर ने क्या क्रिएट किया, दैट फियर मैनिफेस्टेड दैट डिजीज इनसाइड देम। चाह तो नहीं रही थी वो आना बीमारी, बट आपने उसको सोच सोच के अपने अंदर इनवाइट किया। जैसे आपने बोला फियर ने मैनिफेस्ट कर दिया, उसी तरह से कई लोगों में गिल्ट रह जाता है सालों का, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन, एनी काइंड ऑफ नेफ्रो, एनी काइंड ऑफ हेल्थ एलिमेंट हो सकता है। सो लाइक आई सेड, वो हाई वाइब्रेशंस और लो वाइब्रेशंस की बात करते हैं। तो हाई वाइब्रेशन की हमने बात करी है। सो लो वाइब्रेशन क्या है? इट्स अ ग्राफ, राइट? सो सबसे पहले आता है हमारा जो गिल्ट, शेम, jealousy, comparison, hatred, rage, resentment. What are these? They are dense emotions. They're dense emotions, low vibrational emotions. ठीक है, अगर हम उन emotions पे रहते हैं, you will see, you will not be able to go above on that frequency of high vibration. क्योंकि आप already इतने dense हो, आप light होंगे तभी तो ऊपर जा पाओगे। आपने वो बात याद दिला दी मुझे। द स्पिरिट वर्ल्ड करके बुक का नाम है, इफ आई एम बाय that lady who went to she has seen her death or something, if I am not wrong. Not she has seen her death, but it's a trauma in her family that happened, but after that she got into automatic writing. but उसमें ना यही सेवन realms का जिक्र है। तो उसमें ना यही बताया गया है कि जैसे जो अर्थ है आपका, वो 4th realm पर होगा, और फिर उसके बाद 5th, 6th एंड देन 7th realm। तो जो वो 7th realm में जो सोल है ना, वो दे आर लाइक फेदर लाइट, फ्री, और उनको वो जल्दी, अब वो आएंगे भी नहीं, इतने नीचे गिरेंगे भी नहीं। और जो डेंस आपने भी बोला, जो ये लोअर रेल्म्स है 1, 2, 3, जो बेचारे अपने, वेल प्लीज गॉड फॉरगिव मी, मुझे बेचारा बोलना है नहीं बोला, मतलब जो अपने कर्मों की वजह से उस लोअर रेल्म में है, जहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें भुगत रहे हैं, तो वहाँ उनकी बॉडीज़ बहुत हैवी हैं, डेंस हैं, वो क्रॉल कर रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे। सो देन आप रीइनकारनेट होते हो अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पे भी बॉडीज हमारी हैवी हैं, कोई बहुत लाइट तो है नहीं दैट वी आर फ्लाइंग, बट इवेंचुअली व्हेन योर सोल स्टार्ट्स इवॉल्विंग और आपके कर्म कटते जाते हैं और आपका इवोल्यूशन ऑन द सोल लेवल होता जाता है एंड यू आर रीचिंग द हेलेम, तो आपकी बॉडीज भी लाइट होने। सो लाइक 5th डायमेंशन की बात करते हैं, लाइक पीपल हु आर, so example, we are on 3rd dimension, like heavy bodies we have, we have heavy emotions, we all every time we are pendulum की तरह 3D 4D 5D में कभी we are not forgiving people, unforgiveness है, always triggered with others emotions, ठीक है, कभी गिल्ट में आ जाते हैं, कभी जाते हैं कहीं पर, एग्जाम्पल मैं पॉडकास्ट पे आई और मुझे लगा मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था और मैंने बोल दिया, दैट गिल्ट इमोशन। तो फिर अब वो प्ले हो रहा है पूरे दिन, हाई क्यों बोल दिया, यू गेट इट? तो मैं उस इमोशन के बीच में घूम रही हूँ, वही सारे इमोशन मेरी बॉडी में, इमोशनल बॉडी में घूम रहे हैं। सो अब उन्होंने जगह बना ली है वहाँ पर, सो आई एम गिविंग दोज इमोशंस स्पेस इन माई बॉडी, जिसकी वजह से अब वो बैठ गए अंदर। तो 2 बातें हो जाएंगी मेडिटेशन आना बाना से, कि एक तो वो इमोशंस बनने बंद हो जाएंगे, वो कम उन जगहों पे लाइट जाएगी ना कॉस्मिक, तो वो क्या होगा कि वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ बैगेज है एक तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, और आप आगे बनाओगे भी नहीं ना, फिर अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयर ऑफ क्रिएटिंग, कि अब मुझे, देन यू विल बी रियलाइजिंग कि व्हाट, व्हाई गिल्ट,
इफ़ आई हैव, मैंने बोल भी दिया अगर कुछ ऐसा और जो व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगा, इट्स ओके, आई विल गो नेक्स्ट टाइम, आई विल रेक्टिफाई और आई विल डू I'll learn from my बेटर, या experience. इट्स ओके. जितना So the बाहर moment हम- you feel free from any baggage, like shame, like people have a lot of shame about their bodies, about how they talk, about how they react. You see like people who are dancing also. So घर पे आते हैं यार, मैंने डांस ज़्यादा कर दिया ना वहाँ पे डीजे पे. They keep thinking about that, right? So it is like they're in shame. So those emotions we are carrying and they become so dense कि वो हमारी बॉडी में इतना स्पेस ले लेते हैं कि हमारे पास लाइट की जगह ही नहीं होती. So light emotions कैसे आते हैं? So light emotions हैं क्या? That you know, forgiveness, love, peace, neutrality, that you are not indifference, of course, that you are not attached and equally detached. तुम्हें कोई चीज़ हो रही है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं हो रही तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. You are okay with it. You are spreading love everywhere. You are just, अगर कोई बुरा बोल भी गया then you are not judging that person. You say that, you know. So basically ये आप मेडिटेशन से प्रैक्टिस Meditation करके is the जीवन में उतार foundation. सकते हैं. अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ, देखो वो ट्रिवियल सवाल होंगे सबके मन में तो जब हम ये आना बाना सती ध्यान कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अपने श्वासों पे ध्यान किया कि सांस आई और हमने छोड़ी, उस पे ध्यान करना है. तो अब सवाल, क्या आंख बंद करके करना है, आंख खोल के, कितनी देर के लिए करना है, कैसे शुरू करें, क्या खाली पेट करना है, क्या सीधे बैठ के करना है, या फिर हम कैसे भी बैठ के कर सकते हैं? ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आप ये भी बता दो प्लीज़ प्लीज़. इनके आंसर. Why not? Because मुझे लगता है कि मेरे भी तो ऐसे बहुत सवाल थे और आई वुड लाइक टू आंसर देम, क्योंकि ये जो व्यूअर्स हैं उनका हक है. दैट इज़ वाई वी आर हियर. Yes. तो हमें ये ध्यान आंखें बंद करके करना है. ओके. और हमें ये ध्यान, कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी समय पे कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, इसका कोई समय लिमिटेशन नहीं है. आपका ऑफिस में बैठ के मन है 15 मिनट मिले आप कर लें, आपका कुर्सी पे बैठने का मन है आप कर लें. आपके जो पैर हैं वो क्रॉस होने चाहिए, आपके हाथ क्रॉस होने चाहिए. मतलब और आलती पालती मार के आलती बैठे? पालती मार के बैठ जाएं. और अगर किसी को बैक के इश्यूज़ हैं वो बैक सपोर्ट ले सकते हैं, वैसे कर लें. और आप कोशिश करें, आप 15 मिनट से शुरू करें. आप इसको म्यूज़िक के साथ भी कर सकते हैं कि अच्छा सा कोई बांसुरी म्यूज़िक, या आपको जैसे शुरू में किसी को आदत नहीं होती कि वो एकदम साइलेंस में चले जाएं, एंड स्टार्ट विद म्यूज़िक. जो भी आपको म्यूज़िक पसंद हो, बांसुरी का, या कोई ज़ेन म्यूज़िक है, या कोई ऐसा तानपुरा है, जो वट एवर म्यूज़िक यू लाइक, जो आपकी फ्रिक्वेंसी, जो आपका म्यूज़िक आपके शरीर को अच्छा लगे, आपके कानों को अच्छा लगे, जिस पे आपका ध्यान लग जाए, आप बैठ जाएं. सो कुछ और क्वेश्चन हो तो मैं बताइए, मैं क्लियर कर सकती हूँ. क्या इसके लिए कोई आसन, कोई स्पेसिफिक स्पेस ही होनी चाहिए, या कहीं भी बैठ के किया जा सकता है? ये कहीं भी किया जा सकता है. देन आई वांट टू टॉक अबाउट क्रिया योग ऑल्सो. लाइक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्रिया फॉर लास्ट 3 years. जी. तो आनापाना सती जो ध्यान है वो आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं. कि कोई भी ध्यान, हर ध्यान का अपना एक अपने फ़ायदे और नुकसान किसी ध्यान का नहीं होता. सब फ़ायदे ही हैं. जिसको जो अलाइनमेंट में लगे, जिसको जो अच्छा लगे. जैसे अगर किसी को आम पसंद है, किसी को अंगूर, किसी को इंडियन खाना पसंद है, किसी को यू नो एशियन खाना पसंद है, ये सबकी अपनी चॉइस है. आपको जो अच्छा लगे वैसा करें. तो कुछ ध्यान में ऐसा होता है कि देयर आर सम योगिक प्रैक्टिसेस बिफोर सिटिंग, देयर आर दे अलॉट यू स्पेस कि आप एक स्पेस पे ही बैठें, ठीक है. बट जो बिगिनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनके लिए मेरा यही है कि दे शुड स्टार्ट विद आनापाना सती ध्यान. क्या इसको विश्राम की स्थिति में, या शवासन, या लेटे हुए, सोते हुए भी किया जा सकता है? जैसे कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें इश्यूज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, दे आर कैरिंग इन देयर बॉडीज एंड दे कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वो अपना सो जाएं और अपने पैरों को क्रॉस, जैसे मैंने बोला, और हाथों को क्रॉस करके उस पोजीशन में लेटें और वो ध्यान कर सकते हैं. इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है. आपने क्रिया योग का जिक्र किया, और महाअवतार बाबा जी की भी आप बात कर चुकी हैं. आई मीन ऑफलाइन आपने जिक्र किया हुआ है इसका. इफ़ यू कैन थ्रो लाइट ऑन दैट, क्रिया योग क्या है, क्या सबको करना चाहिए, इसका एसेंस क्या है, महाअवतार बाबा क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी, मैं सही बताऊँ, मैं नहीं बोल पाऊँगी. मुझे बस इतना पता है कि एवरीथिंग इज़ अ कॉलिंग, यू नो. मे बी अभी आज कुछ व्यूअर्स देख रहे होंगे तो वो आनापाना सती ध्यान से कनेक्ट हो जाएंगे. राइट. और कुछ लोग क्रिया योग सुनेंगे तो उससे फैसिनेट हो जाएंगे कि व्हाट इज़ दैट, यू नो. तो क्रिया योग केम टू माई लाइफ 3 years बैक. आनापाना सती ध्यान के थ्रू ही मेरे पास आए बाबा जी भी. एंड आई वेंट टू हिज केव्स विच इज़ इन कोनीचीवा करके एक गाँव है उत्तराखंड में. वहाँ पर उनकी केव्स हैं जहाँ पे वो ध्यान करते थे, जहाँ पे उनका एक स्थान है. तो आई वेंट विद माई स्पिरिचुअल ग्रुप फॉर ट्रैक देयर 2 times, एंड आई लिटरली फाउंड
सम एनर्जी और मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ मेंट फॉर मी, दिस क्रिया कुछ देयर इज समथिंग, क्रिया कुछ है। जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैसे आप कहते हैं ना किसी को मिलते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं इनको पहले से जानती हूँ। मेरा ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि आई थिंक मैंने इनसे कुछ कनेक्शन है मेरा, इस क्रिया योग से या महावतार बाबा जी से। एंड मैं कई बार इनके सेशंस भी अटेंड करने गई थी, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। मतलब मैं जाती थी सेंटर पे, मेडिटेशन करके आती थी, बट इवेंचुअली इट यूज टू स्टॉप, कुछ काम आ जाता था। आई वॉज लाइक, पर पिछले 3 साल से आई रियलाइज दैट यू नो माई टाइम हैड कम एंड देन आई स्टार्टेड क्रिया। सो क्रिया मतलब इट्स लाइक मेडिटेशन ही है ये, गिवन बाय महावतार बाबा जी। एंड इज़ अ लीनियज। तो इसके लिए क्या कोई वो दीक्षा लेनी पड़ेगी? जी जी, आप क्रिया योग अगर करेंगे आप क्रिया, हाँ एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन लोगों का हो सकता है। जब आप क्रिया योग करते हैं तो इट हैज़ टू बी विद अ गुरु। और होता क्या है, क्या बात की जा सकती है? हाँ, कुछ समेटे हुए शब्दों में क्या बता क्रिया योग सकते एक हैं? प्रैक्टिस है, योगिक प्रैक्टिस है जो आप गुरु के अंडर करते हैं। हम्म। इसके लेवल्स है, कुछ लेवल्स है, 1 2 3। मतलब ये ध्यान है ये किसी ध्यान तरह है, का? हाँ, ओके। ध्यान विद फिजिकल, योर फिजिकल एक्सरसाइजेस जो कि गुरु के द्वारा दी जाती है। एंड यू हैव टू बी विद गुरु। जैसे आनापाना सती ध्यान में आपको कोई गुरु, आप खुद के खुद ही गुरु हैं, बट क्रिया योग में आपके पास एक गुरु होता है और वही आपको दीक्षा देता है। और इसमें कुछ लेवल्स रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो इस प्रकार से होता है। एंड व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ, सी आई वुड नॉट से माई जर्नी स्टार्टेड विद आनापाना सती ध्यान and it had a miraculous contribution in my life, in my emotional body, physical health. Like I said, मैंने पिछले 5 साल से I'm living a pill free life, no medicine in my body. So ये ध्यान के यही फायदे हैं। हैं। एंड देन यू वर गाइडेड टू क्रिया योग, और अटेम्प्ट भी कोई ना करे क्रिया योग खुद? हाँ, खुद नहीं, you have to go to the center and you can find out centers around you and you can just go and check with them and you can start क्रिया योग। क्योंकि हम एनर्जीज़ पे बात कर रहे हैं, हाई एनर्जी पे हम कैसे वाइब्रेट करें, और अगर करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड यू नो ऑल्सो मैनिफेस्ट एंड लिव आवर ड्रीम लाइफ। क्योंकि सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, इट विल बी अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ इफ आई मे से। Then you will get everything you want. एनर्जी एक्सचेंज तो तब भी हो रहा होगा, जैसे आपने हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन बोला, कि आप किसी लो वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आते हैं तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा टू यू नो फाइंड आउट द वेज एंड द टूल्स। इफ़ आई मैं आस्क यू, हम कई बार ये भी बात करते हैं कि एनर्जी स्टील हो जाती है, देयर इज़ एनर्जी स्टीलिंग। सम पीपल से कि अब इसमें कोई वो नहीं हो रहा है कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया तो एनर्जी स्टील हो गई। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इट इज़ सिंपल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन द लो एंड द हाई वाइब्रेशन। आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा या सुना मैं तो बस वही बयां कर रही हूँ। तो आप हमें बताएं व्हाट इज़ एनर्जी स्टीलिंग एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट। सो लाइक यू सेड, अगर कोई इंसान हाई वाइब्रेशनल है, हाई एनर्जी फील्ड अच्छा, में वैसे है, मैंने सही बोला था कुछ कुछ, या ये कुछ मतलब ठीक बात थी जो अभी तक बताई है मैंने? यही हाँ, होता है? हाँ, अच्छा, यही होता है ना? ठीक है। सो मान लीजिए मैं हाई वाइब्रेशनल सोल की अगर बात कर रही हूँ और वो हाई, दैट पर्सन, तो वो तो अवेयर हो गया ना, तो उसको पता है उसकी बाउंड्रीज, उसको ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ये जो है, दैट पर्सन इज एक्चुअली कैरिंग सम डेंस एनर्जीज। तो हाई वाइब्रेशनल इंसान तो अवेयर हो गया ना, अ पर्सन हु इज एट हाई वाइब्रेशनल लेवल, उसे सामने वाला आता हुआ दिख रहा है ना कि ये बंदा जो है ये मेरी सोल के लिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो दैट पर्सन कैन क्रिएट बाउंड्री, नंबर 1। दूसरा, ये वहाँ काम हो सकता है जहाँ पर दो लो वाइब्रेशनल सोल्स आपस में मिल रही हैं, दे डोंट नो एंड दे इंटरकनेक्ट, entangle and they create multiple energy fields of low vibrations. You get it? तभी बोलते हैं ना कि हाई वाइब्रेशनल, अगर आपने अपने आप को, एग्जाम्पल, अब आपने फैट खाया इतने साल, नाउ यू हैव पुट ऑन वेट, अब आपको पता है आपने, अब नाउ यू रियलाइज कि नहीं यार मुझे तो वेट लूज करना है, देन यू विल हायर अ कोच और यू विल वर्क ऑन योर डाइट, यू विल गो कैलोरी डेफिसिट, देन यू विल लूज वेट इन 9-10 months. यू हैव टेकन सो मच, सो लॉन्ग टाइम। अब आप मान लो आपने हाई वाइब्रेशनल सोल बनने के लिए, या आपकी अवेयरनेस आपने क्रिएट की, दैट गॉड हेल्प्ड यू, यू ऑल्सो हेल्प योर सेल्फ, तो आपने अपने आप को तैयार किया। अब आपको पता चल गया जी फ्री विल क्या है, कैसे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, कैसे मैं हाई वाइब्रेशनल लेवल पे जा सकता हूँ। अब आपको पता चल गया, वेट लॉस कर लिया, अब आप जाके छोले भटूरे खाओगे रोज़ जाके? नहीं।
कभी कभी तो खा लेंगे। तो कभी कभी खाओगे, और कभी कभी में यहाँ ये आता है कि ऐसा नहीं है इस धरती पे आपको हाई वाइब्रेशनल सोल को लो वाइब्रेशनल सोल्स ही नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, मे बी आपके घर में ही होंगी, हाँ, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ही होंगी, बट नाउ यू नो कितना आपको किसको कितना देना है, आपको किसको कितना वक्त देना है, कितनी अपनी एनर्जी देनी है, बिकॉज यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर एनर्जी एज अ बैंक बैलेंस। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। अब मान लो अब आपको शॉपिंग करनी है तो यू आर क्लियर अबाउट योर शॉपिंग ना, कि आज मुझे मॉल जाना है, मुझे इतना ही खरीदना है। क्या आप क्या करोगे, आपको पता है आज 3 घंटे का मेरे पास टाइम है, क्या आप 7 घंटे घूमोगे मॉल में? अब आप 7 घंटे घूमोगे तो आप घर पे ट्रेन होके ही आओगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको पता है कि मुझे इस इंसान को, जो इंसान जिसको मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके साथ रहना है, या मेरे आसपास ही है वो, जो मैं अनअवॉइडेबल सिचुएशन है मेरे लिए, व्हाट आई विल डू, जहाँ मेरे वो 5 घंटे लेता है मैं 1 घंटा दे देती हूँ। दिस इज़ हाउ यू सेव। यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज और यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। खुद को हेल्प करिए आप, कि आपको अब आपको पता है इस पार्टी में, लाइक हमने शुरू में बात की थी कि पार्टी में नहीं जाना, आप सिगरेट या शराब नहीं पीते, आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कि एक टाइम पे हो सकता है कोई और भी पीता हो, XYZ, हम जज नहीं कर रहे हैं, या ये कोई लो वाइब्रेशन नहीं है, सबके अपने अपने शौक है। आप नहीं पीते, अब आप वहाँ पर एक डाइट कोक लेके 2 घंटे 4 घंटे खड़े हुए, आप 1 घंटे के लिए चले जाओ ना, आपके फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा भी रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कितना आपके लिए कितना अच्छा है। वो कौन डिसाइड करता है? एक अवेयर सोल। अनअवेयर सोल क्या करती है, यार मुझे उसने 8 बजे पार्टी में बुलाया, उसने बोला 3 बजे तक रात को तू पार्टी में वो तो रुकेगा, बुरा मान जाएगा, रुक जा। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ नो आइडिया अबाउट हिज बाउंड्री। और वहाँ पे वो अपने आप को ड्रेन करके सुबह आया रात को घर पे, एंड देन ही स्लीपिंग होल डे, नेक्स्ट डे तो अगले दिन का स्केड्यूल खत्म, एंड देन इट इज रेकरिंग ना, अगले दिन का भी खत्म। एवरीथिंग इज कनेक्टेड ना, आपका प्रेजेंट ही तो आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, आपकी आज का डे। एंड इफ यू वांट टू एंजॉय, यू हैव गुड फ्रेंड्स, गो विद देम, यू नो, हैव सम बाउंड्रीज। 2 घंटे के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए, एंड कम बैक। आपके दोस्त भी, क्योंकि सब कुछ साथ ही चलेगा। तो बेसिकली एनर्जी आपकी ड्रेन ना हो, जैसे आपने बोला कि इट इज़ योर बैंक बैलेंस। सो यू, जैसे हम एलोकेट करते हैं टाइम, मेरे सुबह के 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे यहाँ करना है, फिर 4 घंटे ये काम करना है, फिर ऑफिस का करना है, फिर खाना खाने के लिए आधा घंटा, फिर ये। तो जैसे हम हर रिसोर्स को अपनी लाइफ में या पैसे को एलोकेट करते हैं, सेगमेंट करते हैं, वैसे अपनी एनर्जी विच इज़ इन फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, योर एफर्ट, उसको भी एलोकेट कर दो। पर लोग सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपनी एनर्जी को छोड़ के वो सब चीज़ से शुरुआत करते हैं। उल्टा चल रहा होता है। फर्स्ट प्रायोरिटीज आर एनर्जी। अगर मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी, इफ आई हैव एनर्जी इन माई बॉडी, तो मैं दुनिया की हर एक चीज़ कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं सुबह जिम भी गई, मुझे आपके पास भी आना था, या मुझे 4 काम और भी करने हैं, जाके भी काम करने हैं, तो मेरे पास इतनी एनर्जी होनी भी तो चाहिए ना। अगर मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी, मेरे प्राण शक्ति इतनी कम है शरीर में, मैं यहाँ से गई और बस हो गया हमारा, तो यू नो आई कैन नॉट। सो इट इज़ ऑल लाइफ फोर्स एनर्जी जो आपकी ध्यान से बढ़ती है। जितना ज़्यादा ध्यान, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, क्षमता समझने की और अपनी चीज़ों को देखने की सही तरीके से, वही आपकी एनर्जी है। आप सो बेसिकली अगर आप ध्यान कर रहे होगे और आपकी मतलब जो इवॉल्व हो चुका है या आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, सो बेसिकली आप वो कदम भी तो सही उठा रहे होगे, डाइट भी ठीक ही खा रहे होगे, काम भी ठीक ही कर रहे होगे, टाइम पे सो ही रहे होगे। सो बेसिकली वो अवेयरनेस है, आप सब कुछ ठीक करने लग जाते हो। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग ना बाय योगानंदा जी, ग्रेटर द विल ग्रेटर द फ्लो ऑफ एनर्जी। आपकी विल अगर है सब कुछ ठीक करने की अपने अराउंड, अब जिम जाने वाले लोग होते हैं, जिम की फीस दे देते हैं, देन दे डोंट गो। क्यों? क्योंकि विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है बदलाव की। तो इच्छा शक्ति कहाँ से जगेगी? अच्छा, जैसे अगर किसी में इच्छा शक्ति नहीं है बदलाव की, लाइट बहुत कम है उनके अंदर, इसका हाँ, मतलब, और वो लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर प्लीजिंग द पीपल ऑल द टाइम एट देयर ओन कॉस्ट। उनको क्या, कौन वो समझा सकता है या वो एक ट्रिगर दे सकता है? क्योंकि देखिए वो अभी नहीं समझ रहा खुद, बट आपको पता है कि उसकी लाइफ के लिए ये ठीक नहीं है, तो कैसे ट्रिगर कर सकते हो उसको कि एक वो स्पार्क तो जगे कि वो जाग जाए, मुझे नहीं करना। आप किसी को सोते से अगर किसी को उठना है, उसे पता है उसको सुबह 7 बजे उठना है, तो आप उसे उठाने जाएं, पर वो पहले से ही उठा हुआ है। हाँ। और एक इंसान जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, क्या आप उसे उठा पाओगे? नहीं। वो आपको क्या बोलता है कि 5 मिनट 5 मिनट और। क्योंकि आप किसी को जगा नहीं सकते तेजस्वी, जब तक उसकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है। जब विल नहीं होगी ना, तो आप जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपकी विलिंगनेस ही आपको उजागर करने में हेल्प करती है।
अच्छा, हाई वाइब्रेशनल जो होगा उसको एनर्जी ड्रेन फील करेगी अगर वो लो वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आता है। तो आपने बोला बाउंड्री ड्रॉ करो ताकि एनर्जी को कैसे स्पेंड आप कर रहे हो। एनर्जी स्पेंड हो गई है तो रिप्लेनिश करें कैसे? ऑफ कोर्स लाइफ फोर्स मेडिटेशन? एनर्जी है, अबंडेंसी है लाइफ फोर्स एनर्जी की, कहीं से भी ले आओ, ऑफ कोर्स नॉट कहीं से भी ले आओ। हाँ। देन यू हैव टू जस्ट क्लियर योर ऑरा, मतलब अपने आप को आप आके यू नो स्नान लें, आप नहाने जाएं, सॉल्ट बाथ लें एंड मेडिटेट करें। जो लोग चैंट करते हैं वो देखिए कोई भी रास्ता हो, चाहे वो ध्यान का है, चाहे वो चैंट का है, चाहे गुरु को याद करने का है, वट एवर, किसी भी लोग ईस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप अपने ईस्ट से कैसे कनेक्ट करिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आप ध्यान का रास्ता, सबका अपना अपना रास्ता है। आपके पास जो भी ईश्वर जिसको आप मानते हैं, जो भी ईस्ट है या ध्यान है, आप ध्यान के माध्यम से, किसी भी क्रिया के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से आप बैठिए आधा पौना घंटा रोज़ एंड देन गेट योर एनर्जी बैक। हायर वाइब्रेशन पे जो सोल कर रहा है वाइब्रेट, वो तो ये अब करेगा और वापस आएगा, अपनी एनर्जी भी रिप्लेनिश करेगा, उसमें वो अवेयरनेस आ चुकी है दैट यू नो यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट वननेस गोल, oneness, द लव फॉर डिवाइन। या पर जो लो वाइब्रेशन पर है, जब वो हाई वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आता है उसको क्या होता है? उसकी एनर्जी अच्छी हो जाती है? ऑफ कोर्स दे चेंज। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज़। तो मुझे लग रहा था कि हम ना लो वाइब्रेशन की बात करें, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर जजमेंट। एक टाइम पे मैं भी लो वाइब्रेशनल थी, सभी रहे होंगे कभी ना कभी। ठीक है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वी शुड फील बैड फॉर देम एज ए नॉट पिटी, कि सबका समय आता है, दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। मैं आ गई आज जल्दी, अगर मैं जंप कर गई किसी क्लास में, तो जो मेरे पीछे 5वीं में था वो 7वीं में या 6ठी में तो आएगा ही ना। बेसिकली अल्टीमेट गोल है सबका टू मीट सबका दैट एक ही जगह डिवाइन, पहुंचने का है, एक बट बस ओंकार, कोई जाना आगे ही पीछे है। चल रहा है। हाँ, जैसे अब कोई एक किंडरगार्टन में कोई पीएचडी कर चुका है। अब मान लीजिए इसमें भी इच्छा शक्ति काम करती है। मान लीजिए कोई इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसने 8वीं में ही छोड़ दिया स्कूल, विलिंगनेस नहीं थी उसकी आगे बढ़ने की। तो ये जो इच्छा शक्ति है ना टुवर्ड्स वननेस की, भगवान की तरफ जाने की, ये ऐसी है कि जाना सबको ही है, बट कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई मीडियम लेवल पे चल रहा है, सब अपने अपने पेस पे चल रहे हैं, पर जाना सबको वही है। और कोई रास्ता गलत नहीं है, कोई भी रास्ता गलत नहीं है। चैंट लोग कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग इट दैट गुड, सबके अपने अपने रास्ते हैं, बट कोई किस तरह पहुंच रहा है। तो जो लो वाइब्रेशन वाला है उसको अच्छा लगेगा जब वो हाई वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आएगा। उसके अच्छा लगेगा तो नहीं बता सकते, बट उसकी एनर्जी चेंज होगी। लाइक व्हेन हाई वाइब्रेशनल पर्सन इज सिटिंग समवेयर, मान लो कोई दुखी होके आया है, इस कमरे में कोई दुखी आत्मा बैठी है जो सच में सैडनेस में है या ग्रीफ में है, वो उसको अच्छा लगेगा उसके साथ बैठ के। फिर वो बार बार आएगी। कोई बार बार आएगा, आपको पता है वो बदलना नहीं चाह रहा, सो वहीं पे विलिंगनेस की बात आई। मान लीजिए वो मेरे रडार में आया या XYZ किसी हीलर के, और उसने अपनी स्टोरी बताई, और एक हीलर ने बताया भी कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। अब उसकी इच्छा शक्ति होगी बदलने की, या विलिंगनेस होगी आने की आगे, अपने आप को ठीक करने की, अपने जीवन को बेहतर करने की, वो तभी तो कर पाएगा ना। यही तो विलिंगनेस की बात कर रहा है। क्या कोई चीज़ विलिंगनेस के बिना हो सकती है? क्योंकि ना आपने अभी जो बात बोली ना कि जो लो वाइब्रेशन वाला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम कंक्लूडिंग दिस, कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स द हाई एनर्जी, क्योंकि उसको वहाँ से कुछ मिलने वाला है, गेन होने वाला है। इसलिए द पीपल ऑल्सो हु आर जेलस ऑफ यू, वो बार बार आप ही की बात करते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं है उनके पास, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है हमारे बारे में बात करके। हाँ, तो कुछ दे वांट टू बिकम लाइक यू, सो दैट इज व्हाई मे बी दैट इज देयर वे ऑफ टेकिंग दैट एनर्जी। यस। पर अब यहाँ दो बातें हैं कि एक, जैसे अभी आपने ऑफलाइन भी बोला ना कि कोई आपके पास आता है हीलिंग के लिए, तो वो जाहिर तौर पे वो लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, बट वो हील होने के इंटेंशन से आ रहा है। पर कोई आ रहा है जो कि आपसे जेलस है, ऋतु कैसे इतना अच्छा कर रही है, कैसे इतनी अच्छी, काइंड ऑफ थिंग्स, तब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, बट उसे भी रिजॉल्व अगर करने का आपका दायित्व है या नहीं, आई डोंट नो। बिल्कुल भी नहीं है ओके, रिजॉल्व करने का, क्योंकि हम उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं जब खुद ही रिजॉल्व करना नहीं चाहता, जब वो ऐसी एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। तो हमें वो इंटेंशंस देखनी है, हमें वो छोड़ देना है। हम किसी को ठीक नहीं कर सकते बशर्ते वो ठीक होना नहीं चाहता। मैं अगर यहाँ आना चाहती थी तो मैंने ये टाइम डिसाइड किया, मैंने गाड़ी उठाया और मैंने ड्राइवर हायर किया, मैं यहाँ तक आई, मेरी इच्छा शक्ति थी ना, तो मैंने स्टेप्स लिए। अगर एक इंसान को पता है कि वो जलन करता है या उसके अंदर ऐसा द्वेष है या वो ऐसी भावनाएं रखता है किसी के प्रति, शायद उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि वो जो द्वेष है, वो जो भावना है, वो उसी को नुकसान कर रही है।
तो वो निकलना ही नहीं चाहता उससे। अगर उसको इसी में ये मज़ा आ रहा है, वापस आ गया ना वो इनर चाइल्ड। अगर उसको उसी में मज़ा आ रहा है तो उसमें रहना चाहता है, बशर्ते कि वो किसी की हेल्प ना चाहे। उसे पता ही नहीं चल रहा वो जलन कर रहा है। आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे उन्हें पता ही नहीं है कि वो जलन कर रहे हैं, देर ओके विद इट, देर ओके विद इट। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, लाइक आई हैव अ ब्यूटीफुल क्लाइंट विद मी एंड आई लव हर वे ऑफ नॉट लिविंग इन डिनायल। शी सेज येस आई एम जेलस ऑफ फ्यू पीपल। फर्स्ट हीलिंग तो हो ही गई ना, एक्सेप्टेंस। कि हाँ मुझे इन लोगों से जलन है, पर टेल मी व्हाट टू डू। तो आप क्या बताती हैं उन्हें? Of course, there are self reflection tools where she has to go to maybe in her childhood where it is coming from. The comparison जब families में बहुत होता है, if you see दो siblings में भी comparison हो रहा होता है, दो friends में भी। like अगर आप देखो तो जैसे example मैं अपने बचपन में जाऊँ तो मेरी एक friend maths में बहुत अच्छी थी and I was not good at that, ठीक है। तो मेरे parents हमेशा बोलते थे कि देखो उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं maths में, तो मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अब शायद पढ़ाई अच्छी करती नहीं हूँ। तो वो कंपैरिजन की जब भावना आती है ना, वी स्टार्ट फीलिंग कि मेरे में कोई कमी है और सामने वाला बेटर है। तो वो जो सामने वाला बेटर का जो है ना, देन वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते बहुत सारे इंसिडेंट्स में आपको लगता है कि देन यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। गलती उसकी होती भी नहीं है, जो सामने वाला है, यू गेट इट। बट हमारा जो सेल्फ, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमें क्या बताता है कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसे अच्छी मैथ्स कर लेता है। सो वो कंपैरिजन क्रिएट्स जेलसी। सो ये रूट कॉज क्या है देखा आपने? हमें लगता है कि हमारे पास एक, हमने बड़े सिंपल शब्दों में इमोशंस को बता रखा है, बट एक इमोशन के पीछे मल्टीपल इमोशंस हैं। जेलसी का जो इमोशन अगर देखें तो कई लेयर्स जाएंगी, तब जाके एक जेलसी को आप रूट कॉज पे आप हील कर पाएंगे। जेलसी कोई आज से थोड़ी ना आ रही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम वे बैक, from Could the be past. many insecurities that for years one has lived with. Yes, then it is reflecting towards a person who is not even a victim. Yeah. Can you believe it? मतलब उसको पता भी नहीं। अगर मान लो मैं आज यही सोचती रहूँ कि यार मैं तो इस इंसान से इतना प्यार करती हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ, बट वाई दिस पर्सन हेट्स मी, वाई ही इज जेलस। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास? क्या मैं अब बुरे कपड़े पहनने शुरू कर दूँ? अच्छा, तो जिससे उसको जेलसी हुई, बिकॉज आई एम समवट, आई फील आई एम कमिंग टूवर्ड्स कर्मा, बी पर्सन है who's suffering with jealousy, सफरिंग ही है if I'm not Suffering, wrong, it is a full on, it is a disease. अब उसके साथ जो भी उसके ट्रॉमास रहे, अब पर मोटे रूप से आज लाइफ में उसको ए पर्सन से जेलसी है, ठीक है। अब बी तो लो वाइब्रेशन पर है ही, ए ने तो कुछ किया भी नहीं, जैसे आपने बोला। अब ए सोच रहा है भैया इसको मेरे से जेलसी क्यों है, तो उस ए और बी को ही क्यों इस इक्वेशन में आना था? क्या ये कार्मिक है? यस, इट इज़ अ कार्मिक। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे जेलसी, इसमें भी तो ये ना माइल्ड है, मॉडरेट है, हाई है। नहीं तो कार्मिक है तो मतलब ए ने कुछ गलत किया था बी के साथ? यस, अच्छा। यस, इट इज़ देयर। क्योंकि मान लीजिए एक रेकरिंग इवेंट है, एग्जांपल एक आदमी है, वो एक इंसान से जो भी एक इंसान है बी से बहुत जलन कर रहा है, नफरत कर रहा है, कंटिन्यूस ही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो बंदा कह रहा है मैं कर क्या रहा हूँ उसके साथ, देन यू हैव टू गो टू योर पास्ट लाइफ। तो जिसकी कोई गलती आज की पिक्चर में नहीं है और वो सोचा ये सामने वाला क्यों मेरे से जेलस है, तो अब वो जो अवेयर, मुझे लगता है शायद वो अवेयर सोल होगा या ऑन अ बेटर पार्ट होगा, या हो सकता है उसके कुछ अचीवमेंट होंगे जिससे उसको जेलसी होगी बी को, फॉर एग्जांपल ए से। अब इस सिनेरियो में ए जो कि अभी अनजान है कि वो क्यों मेरे से जेलस है, वो क्या करे, वो इस पैटर्न को ख़त्म कैसे करे? उनको एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स वी मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस लाइफ टाइम विद पीपल, right? Then it is, this podcast is going to be very deeper in every aspect we are covering of spirituality. और मुझे लगता है मुझे बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे आपके साथ, because you can't conclude everything, so we but can still. do so it's better so that everything can be very cleared for the audience, because I feel soul contract अपने आप में ही बहुत बड़ा है, टॉपिक है, but so it's like forgiveness works. The moment you accept कि तुमने कुछ, हो सकता है कि अगर तुमने इस लाइफ टाइम में कुछ बुरा नहीं किया है उसके साथ, unintentionally or intentionally, intentionally किया है, तो then go and talk to that person, have courage कि देखो यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये हो रहा है and I'm not liking it, let's solve this and I want to know why this is there. Number one, अगर आपके अंदर इतनी courage नहीं है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे तो यही करें कि आप माफ़ी मांगें उससे कि जो भी मुझसे, देखिए माफ़ी में ना बहुत पावर है। आप अपने मन में माफ़ी मांगे, मन में आप उस इंसान को अपने सामने रखें
और बस ये कहें कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मेरा तेरे साथ था या जो भी हो सकता है, मैंने भी यही सेम इवेंट्स आपके साथ किए हों पास्ट लाइफ में, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। कितनी बारी माफ़ी मांगे? कई दिन तक, जब तक आपको रवैया एक दूसरे में चेंज होते नज़र ना आए, एंड इट हैपन्स। सो इट हैज़ टू बी एवरी डे। Yes. You know, you took me back to years back when I was over a call to a representative of from Brahma Kumari, if I'm not wrong. बहुत साल पहले की बात है, and it was I was on a telephonic call. और उसमें ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, तो उन देवी जी ने ये बताया कि you know, आपको कैसे हर वक्त उस शख्स के लिए दिन में 21 बार बोलना है, मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। तो 21 बार निरंतर आप बोलते रहिए, एंड देन देयर विल बी सम चेंज इन द सिचुएशन और द रिलेशन। हाँ, बिकॉज आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। लाइक आई सेड कि बॉडी में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आपको डाइट पे जाना पड़ेगा ना। अब आप 1 महीने में तो उसका अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं देखते, इट टेक्स टाइम, राइट? एंड इट कुड नॉट बी जस्ट वन पर्सन, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ मैनी पीपल। बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ेंगी। तो so start doing it from today only. If it is there, clear those baggages ना। क्यों अगली लाइफ में भी लेके जाओ। मैंने भी किए हैं। ऐसा तो नहीं है, तो अच्छा लग रहा है तभी तो इतनी हंसी आ रही है, क्योंकि baggages not there। माफी दे भी दी और मांग भी ली। इट्स नॉट दैट माफी मांगनी है, एंड अपने आप को भी माफ करो। हाँ, क्योंकि हम वी आर कैरिंग गिल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने भी कुछ कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो गिल्ट में हूँ। हाँ, बिकॉज यू नो वी आर वेरी हार्श ऑन आवरसेल्व्स एट टाइम्स। कई बार हम बहुत हार्श होते हैं अपने साथ। और हार्श कैसे होते हैं? एग्जाम्पल, मेरे को आज दिन में मैंने 7 पूरे दिन का एक प्लान बनाया, डायरी में लिखा जॉब लिस्ट फॉर द डे। दिन में 12 घंटे हैं, जिसमें मुझे 1 घंटे का नैप भी चाहिए होगा। हाँ। अब मैंने 7 काम लिख दिए, और अगर मेरे से 4 काम रह भी गए उस दिन, क्या मुझे खुद को मुझे गिल्ट में जाना चाहिए? मतलब क्या वो 3 काम अगले दिन नहीं हो पाएंगे? सो वी आर, दैट इज व्हाट वी आर हार्श ऑन आवरसेल्फ। और वही हार्श की बात आती है तो वो पीपल प्लीजिंग भी है, दैट वी आर हार्श ऑन आवरसेल्फ, वी डोंट लव आवरसेल्फ। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव। सब कुछ सेल्फ ही है। डिस्कवरिंग योरसेल्फ। आप अगर चैंट करते हैं तो आपकी उंगली कहाँ होती है? इस तरफ होती है ना। वन, इफ यू नो व्हाई, कुछ बाहर से शुरू ही नहीं होता, एंड वी आर ब्लेमिंग पीपल अराउंड, यही है यही है। एंड आई वुड नॉट से दैट आई एम हैव बिकम समथिंग, बट येस, जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई थी। देन उंगली मेरी खुद की तरफ आई कि नो, प्रॉब्लम इज इन मी। फिर हम खुश रहेंगे। व्हाट आर यू थिंकिंग? नहीं, मैंने ये इसलिए पूछ लिया कि अब हम खुश हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं, माफ़ी मांग ली, माफ़ी दे दी, अब हम चिल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब हम जब चिल कर रहे हैं तो ये जो ब्लिस या हैप्पीनेस है, दिस इज नॉट कंडीशनल, राइट? ये जाने तो नहीं वाली, रहेगी ना। ये आपके हाथ में है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट इज योर, एग्जैक्टली। ओके, इट इज़ लाइक यू नो, आपको आदत पड़ जाए अपनी यू नो फैट बॉडी पे, नहीं चाहिए एब्स की अगर आदत पड़ गई है ना, देन द डे यू ईट थोड़ा एक्स्ट्रा, देन यू गो एक्स्ट्रा वॉक, देन यू ट्रेडमिल, देन मतलब छोले भटूरे खा लो, बट देन कम बैक, यू नो, देन वो खा लो, यस, रिकनेक्ट। मतलब आप अगर डिस्कनेक्ट हो भी गए कभी, कोई हार मार नहीं है। डोंट हार्श ऑन योरसेल्फ, लाइक यू सेड। वापस आ जाओ। अब तुम्हें टेक्निक तो पता है ना, कि मैं अगर हवा में था, अब मैं थोड़ा नीचे जमीन पे आ गया। देखो, ग्राउंडिंग भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर कुछ लोग हवा में चले जाते हैं, तेजी से गिरते भी तो हैं, ग्राउंडिंग नहीं करते, वो एकदम हो जाता है, अरे अब तो मैं ब्लिस में हूँ, अब तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप इस खुशी, इस ब्लिस को इनडिफरेंस कहोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनडिफरेंस क्या है फिर? सी, इनडिफरेंस इज लाइक अ डेड इमोशंस। नहीं तो मुझे ना खुशी ना गम। न्यूट्रलिटी भी तो बोल सकते हैं। तो क्या वो अच्छी चीज है कि नहीं? व्हाई नॉट? हाँ, पर इनडिफरेंस इज, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, क्योंकि इनडिफरेंस इज लाइक तुम्हारे सामने कुछ भी हो रहा है तो ये तो वही हो गया। इसको ये भी बोल सकते हैं, उपस्थित हूँ, प्रभावित नहीं हूँ, बाय अष्टवक्र गीता। मैं हूँ पर नहीं हूँ, मतलब मेरे सामने ड्रामा चल रहा है बट मैं प्रभावित नहीं हूँ। मैं उसका पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे कर्म तो क्योंकि मैं यहीं पर आई हूँ ना, तो मैं उससे डिटैच कैसे हो सकती हूँ? बट मैं उसके रिजल्ट से या उसके जो हो रहा है होने से डिटैच्ड हूँ। तो उसमें खुशी नहीं है फिर? उसमें खुशी है, बट दैट इज नॉट इनडिफरेंस। वो इनडिफरेंट नहीं हुआ। अच्छा, उसे ये बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलेंगे कि आप एक साक्षी भाव से चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। आप अगर मान लीजिए वही कोई चीज़ आपने प्लान करी और वो नहीं हुई आपके मुताबिक, हाँ, तो आप अब उस चीज़ का मलाल नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि
ठीक है, नहीं हुई तो कल हो जाएगी, या नहीं हुई तो वो होनी नहीं होगी. सो यू हैव फुल ऑन पावर, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड देन यू आर नॉट, तुम्हें ना दुख हो रहा है ना तुम्हें उसकी कोई सुख की प्राप्ति हो रही है. सो इसे इंडिफरेंस तो नहीं बोलेंगे. बट बेसिकली आपने उस आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लिया. बिकॉज लाइफ इज ईजी, देन बिकम्स ईजी ना. निष्काम कर्म. क्योंकि मान लीजिए आज आपने कड़ी चावल मुझे खिलाने हैं, एग्जाम्पल, हाँ. और आपने आज छोले बना लिए. मैं कड़ी चावल सोच के आई थी और आपने छोले रख दिए मेरे सामने, तो यार मुझे दुख तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे किसी का परोसा हुआ खाना तो मिल रहा है. एंड ऐसा भी होगा कि लोग उस चीज़ को भी ले लेंगे, यार आज तो मैं मन बना के आया था. दे आर सो अटैच्ड टू द आउटकम, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि यार मैं तो मन वही बना के आया था, मेरे मुंह में तो वही टेस्ट आ रहा था. तो आपके वो मोमेंट्स भी तो आगे खराब हो गए. अब जो छोले खा रहे हो उसमें वो फीलिंग ही नहीं आ रही. फिर आप वो एनर्जी कैरी कर रहे हो रात तक, मुझे छोले नहीं मिले या कड़ी चावल नहीं मिले. सी दिस इज वेयर वी गेट अटैच्ड टू द आउटकम ऑफ इवेंट्स. मैंने आज दिन प्लान किया, मेरे 7 काम होने थे, और अब यू मस्ट हैव सीन पीपल आर सो एंशियस कि आज मैंने 7 प्लान किए थे, मेरे 5. सो दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली, यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ, यू आर ट्रिगरिंग योरसेल्फ कि कहीं ना कहीं तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है. अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, बी काम, कंपोज, क्या हो गया, 2 काम कल हो जाएंगे. आपने कमी नहीं छोड़ी थी, और छोड़ भी थी तो कोई बात नहीं. ओके, व्हाई यू जजिंग योरसेल्फ? बी काइंड टू योरसेल्फ, देन यू विल बी काइंड टू अदर्स. यस, वेरी नाइस. खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. हम बाहर काम करने आए ही नहीं है. और ये जो जर्नी है ना, हम जब तक, आप नोटिस करिएगा, सफरिंग और मिजरी तब तक है जब तक बाहर काम होता है. जब खुद की ड्रिलिंग शुरू होती है ना, तो बाहर को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता आपको. तो बेसिकली जब आपकी फाउंडेशन, आपकी रूट्स, आप अंदर से जब मजबूत हो जाएंगे तो बाहर चीज़ें विल फॉल इन लाइन. अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा. कड़ी चावल भी मिल जाएंगे और छोले भी मिल जाएंगे. हो सकता है कि आपको दोनों चीजें मिल जाएं. एंड देन देयर इज सो मच ऑफ अबंडेंस कि अब आपको लग रहा है बस मिलते ही जा रहा है सब. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. लॉन्ग टाइम बैक वन पर्सन केम टू मी एंड ही वाज जस्ट अ 18-year-old child. तो आई टोल्ड हिम दैट, यू नो, यू आर लीविंग फॉर, यू नो, abroad for studies, then you have to forgive your parents. He was carrying a lot of resentment towards his parents that they have not done anything. So I said, तू जो बाहर जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है आज? Of course because of your parents. चाहे प्रेशर था, कुछ था, बट आज तेरे पास प्लेजर है अब्रॉड देखने का. You're traveling by flight or whatever. So he didn't realize that. So जब मैंने उससे forgiveness letter लिखवाया towards his parents कि, you know, you do one thing, if you're not having that courage to express, you just write down a letter and give it to them when you are leaving for your flight. And he gave it to them, and with soft heart. I said not with harsh emotions. तो जब वो फ्लाइट में गया, एंड आई गॉट टू नो दैट, जब वो फ्लाइट में बैठा, विद इन 5-10 मिनट्स जब वो आपका टेक ऑफ कर रहा था फ्लाइट, तो उस बच्चे को ना अटेंडेंट ने बोला कि वुड यू लाइक टू हैव 1 seat in business class because we have 1 spare sheet. Seat for this thing. And I'm getting emotional because see the forgiveness, the burden of heaviness वहीं छोड़ा, and see abundance came to your life. पहली फ्लाइट बच्चे की बिजनेस क्लास में. How? Of course he left something behind and he got something lighter. अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं. तो क्या आपने जैसे बोला ना, फॉरगिव, सब छोड़ते जाएंगे ना, अपने आप ही चीज़ें आती जाएंगी आपकी लाइफ में. स्पेस बनेगा. आप खाली हो रहे हो, यू आर बिकमिंग द एम्प्टी वेसल, तो तभी तो भरेगा लाइट से स्पेस. और आपके पास अच्छी चीज़ें आने का समय आ गया ना. अभी तक आपने क्या कैरी किया हुआ था जो आपको नहीं करना चाहिए था? द मोमेंट यू रिलीज दैट, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देती हैं. ऋतु जी, इतना कुछ सीखा ना आज आपसे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके. एंड आई एम श्योर हमारे सब व्यूअर्स को भी, नॉर्थ स्टार पर जो देख रहे हैं आज, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको देख के, सुन के. बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड यू नो, मेरे पास शब्द इस वक्त कम है टू यू नो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपने जो बातें कही बहुत अनमोल हैं. मुझे लगता है वो जीवन के सत्य वचन हैं. अगर कोई उसको उतार ले तो मुझे लगता है फिर परमात्मा से मिलने में, खुशियाँ मिलने में कोई देर भी नहीं है. यू कैन से दैट. रियली हार्टफुल ग्रैटिट्यूड. एंड आई रियली फील कि अब एक पॉडकास्ट में तो मैं सब नहीं समेट पाऊंगी. और उम्मीद करती हूँ कि हमें आपके आने का सौभाग्य मिलता रहेगा. थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी हियर. मुझे सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रही हूँ ऑडियंस के साथ आपकी वजह से. एंड यू आर द रीज़न. जो शायद आपकी सोल खुद चाह रही है कि लोगों के जीवन में
बदलाव आए, और जो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आंसर उनके दिमाग में चल रहे हों, इस पॉडकास्ट के थ्रू उनके आंसर्स उनको मिल जाएं। आई एम बिल्कुल। होपिंग फॉर दैट। एंड इफ दे विश टू कमेंट कर सकते हैं, सो दैट हमें रूपरेखा मिल जाए कि अगली बार अगर ऋतु जी आ रही तो हमें क्या बात करनी है। एनीथिंग यू नो वन लाइन और एनी थॉट जिससे हम कंक्लूड करें इस पॉडकास्ट को? ओके, सो आई वुड से एक सुंदर लाइन ये है, जर्नी स्टार्ट्स विद इन। जर्नी कोई बाहर से शुरू नहीं होती, डेस्टिनेशन भी अंदर है और जर्नी भी अंदर है, सबको जाना अंदर ही है। द मोमेंट वी गेट इनसाइड, अपने बॉडी के टेम्पल में ही हम रहें तो ज़्यादा अच्छा है, वहीं पर ध्यान करें, और सारे जवाब जो हैं वो अंदर ही हैं, बाहर कोई जवाब ही नहीं है। साइलेंस में जाएंगे उतना जल्दी हमको अपने जवाब मिलेंगे, और बाकी किसी को अगर मान लीजिए जवाब नहीं भी मिल रहे साइलेंस में, दे कैन कम टू अस एंड वी कैन हेल्प देम इन आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, आई वुड से। एंड धरती पे हेल्प की कोई कमी नहीं है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मुझे हेल्प नहीं मिलती। आई डोंट अग्री विद दैट। आई से कि जब आपको हेल्प चाहिए, आपके पास अबंडेंस ऑफ हेल्प है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपके पास भर भर के हेल्प आएगी। तो यही मेरा आंसर है सबको कि आप हेल्प सीख करें, और आपको जहाँ पर भी हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी। हेल्प इज़ एवरीवेयर। हमें अपनी नीयत उस तरफ रखनी है कि मुझे आगे बढ़ना यू है। हैव टू हैव ट्रस्ट इन पीपल कि हेल्प, अगर आप खुद को हेल्प करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव एंड दिस वॉज माई जर्नी। जब मैंने हेल्प चाही मुझे हेल्प मिली, और सेम विद एवरीबडी। आप अगर, ये आर्ट ऑफ आस्किंग है, अगर आप चाहेंगे तो आपको सब मिलेगा। इच्छा शक्ति पे सब निर्भर है। इच्छा शक्ति ही एक शक्ति है जो आपको पहाड़ ट्रैक करवा सकती है बड़े बड़े, आप चाहें तो कहावत है ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, दिनकर जी की ये काफ़ी फेमस कोट है। देखिए, तो इच्छा शक्ति से तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं, और इच्छा शक्ति से आप ब्लिस में भी आ सकते हैं। जैसे आपने कहा, इच्छा शक्ति से आप विक्टिमहुड से भी निकल सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच ऋतु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तेजस्विनी फॉर कॉलिंग मी हियर। तो आप अपने आप से जब सहज हो जाएंगे, अपने आप को ढूंढ लेंगे, तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है आपको इस जर्नी में आगे ले जाने में। फिर लाइफ में कुछ भी हो उसे आप अचीव कर सकते हैं। जैसे कि ऋतु जी ने जिक्र किया था पॉडकास्ट में, हाउ यू नीड टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, डिस्कवर योर सेल्फ थ्रू द टूल्स ऑफ मेडिटेशन। और भी कई हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप जीवन को एक सुंदर भविष्य की ओर लेके जा सकते हैं। आई रियली विश कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और आपके अच्छे सुंदर जीवन की हमारी कामना है, और बहुत सारी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स। अभी इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं नॉर्थ स्टार पर। नमस्ते, गॉड ब्लेस।